Hello everyone, welcome you back to this conclusion part 2 of our standards on auditing revision. तो ज़माना ही द बिगनिंग और द कंक्लूजन का है। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारे बचे हुए स्टैंडर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम ऐसे 540 टू 4410। शुरू करने से पहले तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आप सभी का, जो आप लोगों ने इस कदर झाड़ पर चराया है कि अब उतरना मुश्किल हो गया है। वेरी लवली कमेंट्स आई सॉ ऑन द व्हाट्सएप, यू ऑन द यूट्यूब, ईमेल्स, excellent feedback, thank you very much. It's actually very very inspiring to read those things. और वाकई वो सब पढ़ने के बाद अपने को भी लगने लगा कि यार ये बाहुबली, सलमान खान, शाहरुख खान, ये सब क्या है ना, जो भी है बनी है ऐसे इसका रिवीजन कराने वाले हैं। खैर, एनीवेज, थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग द लेक्चर्स एंड द वीडियोस। आई होप यू लाइक्ड एंड यू फाउंड देम यूजफुल। इनफैक्ट देख के तो लगता है, आई वॉज सीइंग द यूट्यूब एंगेजमेंट रिपोर्ट एंड इट वॉज सब्सटैंशियल। जो नॉर्मल एवरेज एंगेजमेंट टाइम होता है एक वीडियो का इस कदर का यूट्यूब में, उससे हमारा एंगेजमेंट टाइम वॉज ऑलमोस्ट 80% हायर। Thank you very much also for seeing in so much quantum. I think last time जब मैंने देखा तो there were some 4700 views which were there on the YouTube, this particular video, which was just less than a day's time. And out of this around almost 150 odd likes और एक dislike भी मिला है हमें। चलिए, तो we'll work on that. कमेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर इट। कई सारे मोटिवेटिंग इंस्पायरिंग कमेंट्स आए, कुछ चुटकीले कमेंट्स भी आए। एक भाई या बहन जी ने कमेंट डाला कि सर आप सेकंड पार्ट कब अपलोड करेंगे, और मुझसे वो कमेंट पढ़ने से रह गया। और उनका 5 मिनट बाद दूसरा कमेंट आया कि सर आप सेकंड पार्ट अपलोड करोगे या नहीं करोगे। एंड मैंने वो भी पढ़ा नहीं अनजाने में, और फाइनली उन्होंने 10-15 मिनट बाद आखिरी कमेंट डाल दिया कि सर क्या आपको पता है कि हमारी एग्ज़ाम एक दिन बाद है। और फिर जब मैंने वो कमेंट पढ़ा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैं भी कितना ना समझ हूँ, मुझे ही नहीं मालूम मैं लास्ट डे रिवीजन बोल रहा हूँ, पर एग्ज़ाम तो एक दिन बाद ही है। एनीवेज, तो ये समझ में तो आ गया एक डिसलाइक अपने को कहाँ से मिला है। बट यस, आई शुड आइडियली वुड हैव गिवन यू द टाइमिंग फॉर द सेकेंड लेक्चर, सो यू डोंट हैव टू सी इट अगेन एंड स्पेंड योर टाइम। बट यस, आप लोग YouTube का अपना चैनल सब्सक्राइब कर लो दोस्त। फास्ट एजुकेशन का हमारा चैनल है, उसे सब्सक्राइब कर लो। और इस आप लोगों के चैनल में एक बेल आइकन होता है, उसको आप क्लिक करके उसको सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी अगले वीडियोस आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। हालांकि आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि जीवन में अब आपको सीए फाइनल के ऑडिट के रिवीजन वीडियोस दोबारा देखने की ज़रूरत ना पड़े। जो लोग अभी एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उनके लिए कह रहा हूँ। बट नेवरदलेस, इफ़ यू रेकमेंड टू योर फ्रेंड्स, कोलीग्स एंड अदर्स, आई थिंक यू शुड टेल देम टू सब्सक्राइब। एक और चीज़ ध्यान रखना दोस्त, चैनल सब्सक्राइब करके रखना। तुम लोगों के जब एग्ज़ाम्स के रिजल्ट्स आ जाएंगे उसके बाद हम लोग प्लेसमेंट ड्राइव्स कंडक्ट कराते हैं। फास्ट करियर्स के नाम के 9 शहरों में प्लेसमेंट ड्राइव्स होती है। आप सीनियर्स से पूछेगा, आई एम श्योर एवरीबडी वुड हैव had an idea about it and many of them would have participated in it. पिछले 8 साल से करा रहे हैं, यानी 16+ ड्राइव्स हम लोग करा चुके हैं। लास्ट अटेम्प्ट में ऑल इंडिया हाईएस्ट पैकेज फास्ट करियर्स की ड्राइव से ही आया था। सीए फ्रेशर को इंडियन पैकेज, इंडियन रुपीस की टर्म्स में, इन इंडिया, विच वॉज विद वन ऑफ द एफएमसीजी कंपनीज ऑफ इंडिया, एंड दैट वाज 25 lakhs। जी हाँ, तो आप और आपके 25 लाख के बीच में अब सिर्फ कुछ 3 महीने का दायरा रह गया, बट वो बहुत दूर की और आगे की बातें हो गई। अभी अपना ध्यान अपने अगले पेपर पे होना चाहिए, तो लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट। बट येस, डू सब्सक्राइब टू द चैनल। आफ्टर योर एग्जाम्स आर ओवर विल गिव यू अपडेट ऑन प्लेसमेंट्स एंड एवरीथिंग, तो वो भी आपके लिए कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन हो सकती है। ऐसे 530 हो गया था दोस्तों, लेट्स कम डाउन टू ऐसे 540 अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। चलिए, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का ये स्टैंडर्ड 540, 530, 540, 50, 60, 70, 80, ये 6 के 6 स्टैंडर्ड्स आपके लिए सीए फाइनल में इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 540 बात करता है एस्टिमेट्स की। एस्टिमेट्स के बारे में सबसे पहली चीज समझो, एस्टिमेट्स के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ इनहेरेंट रिस्क ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि सबको पता है कि एस्टिमेट हो सकता है एक्चुअल से डिफर करे, और इसलिए मैनेजमेंट के पास एक मौका होता है मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, विंडो ड्रेसिंग करने का। क्योंकि एस्टिमेट्स को परसुएसिवली ही चेक किया जा सकता है, इसके कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं होते। द एविडेंसेस आर लेस परसुएसिव।
इसलिए अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की चेकिंग के लिए इंस्टीट्यूट ने अलग से स्टैंडर्ड दिया 540। ठीक है, 540 ये जो हमारा स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड के बारे में आप समझिए कि ये स्टैंडर्ड क्या कहता है। स्टैंडर्ड क्योंकि 500 सीरीज का है तो ये हमें ऑडिट प्रोसीजर क्या लगाना है और एविडेंस कैसे गैदर करना है इसकी बात करेगा। सबसे पहले स्टैंडर्ड बोलता है कि आप पहले कंपनी में समझो कि क्या क्या एस्टिमेट्स लगाए जा रहे हैं। ये बात तो तय है कि ये काम तो मैनेजमेंट का है कि वो आइडेंटिफाई करे कौन सा एस्टिमेट बनाना है और उसको प्रॉपरली बनाए। तो फिर हमारा काम क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जहां जहां एस्टिमेट्स लगते हैं वहां पे हम मैनेजमेंट से समझेंगे कि भाई तुम कैसे बनाते हो, हाउ मैनेजमेंट मेक्स आइडेंटिफाइज एस्टिमेट्स। और फिर उसके आधार पे हम रिस्क असेस करेंगे और रिस्क असेस करने के आधार पे जहां रिस्क ज्यादा होगा वहां पे ज्यादा और कब रिस्क पे कम चेकिंग करेंगे, इस तरह से रिस्पॉन्स डेवलप करेंगे। स्टैंडर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर कहीं किसी एस्टिमेट में हमको सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी लगती है, देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिस्क अनसर्टेनिटी, देन हाउ शुड यू चेक दैट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड। सबसे पहले तो आप ये समझिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि एस्टिमेट्स अकाउंटिंग में कहाँ कहाँ प्रयोग में आते हैं। सारे प्रोविजंस, डिप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर वारंटी, लीगल क्लेम्स, हर जगह एस्टिमेट्स हैं। दीज आर ऑल एस्टिमेट्स। असेट की यूजफुल लाइफ, रेसिडुअल वैल्यू जिससे डिप्री निकलता है, दिस इज ऑल एस्टिमेट। कई जगह हमें एस्टिमेशन लेना पड़ते हैं फेयर वैल्यू एस्टिमेट, जैसे कि फिक्स एसेट्स को रिवैल्यू करना है, इन्वेंट्री की कॉस्ट से कम उसकी एनआरवी हो गई है तो उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होगी, सेलिंग कॉस्ट क्या लगेगी उसको बेचने में, ये भी क्या है, दीज आर ऑल्सो टाइप ऑफ एस्टिमेट्स। कई बार हमें वैल्यूएशन एस्टिमेट्स लगते हैं, हमारे पास गोल्ड का स्टॉक रखा हुआ है, वो गोल्ड का जो स्टॉक रखा है उसकी गोल्ड की हमारी क्या वैल्यू मार्केट में निकल के आएगी, यू कैन से अ टाइप ऑफ फेयर वैल्यू एस्टिमेट्स। तो अकाउंटिंग में अलग अलग जगह हमको एस्टिमेट्स यूज में आते हैं, कुछ इजी होते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं, कुछ रेपिटेटिव होते हैं, कुछ नॉन रेकरिंग होते हैं। सबसे पहले तो स्टैंडर्ड में ऑडिटर को यह समझना है कि कंपनी में एस्टिमेट्स क्या क्या हो सकते हैं। इसके लिए पहला प्रोसीजर है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में आप क्या करोगे, सबसे पहले आप मैनेजमेंट से पूछोगे हाउ डू यू आइडेंटिफाई एस्टिमेट्स, आप कैसे ढूंढते हो, एंड देन यू विल आस्क देम हाउ डू यू मेक एस्टिमेट्स। जब आप पूछोगे ना हाउ डू यू मेक एस्टिमेट्स, तब आप उनसे पूछोगे कि एस्टिमेट्स बनाते समय आपने क्या मेथड्स यूज किए हैं, क्या आपने एक्सपर्ट की मदद ली है, आपका सोर्स डेटा क्या है, आपने क्या अजम्पशंस लिए हैं, पिछले साल से इस साल में एस्टिमेट में कोई चेंजेस तो नहीं हुए हैं। ये सब करने के बाद स्टैंडर्ड बोलता है एस्टिमेट्स में रिस्क असेस करने का सबसे बेहतरीन तरीका पिछले सालों के एस्टिमेट्स का इस साल में आउटकम आया होगा उसे कंपेयर करो। अगर कंपनी के प्रीवियस ईयर्स के एस्टिमेट के इस साल के आउटकम्स मोरलेस मैच होते हैं, कंपनी सोचती थी वारंटी क्लेम 50 लाख के आएंगे, हमने देखा 48 लाख 52 लाख के। कंपनी को लगा था बैड डेट 50 लाख की होगी, एक्चुअल में 50 लाख की बजाय बैड डेट 49, 50, 51, 52 लाख हुई। कंपनी को लगा था लीगल केस में हम शायद हार जाएंगे और वाकई कंपनी हार गई। कंपनी को लगा था ये लीगल केस जीत जाएंगे इसलिए कंटिजेंट लाइबिलिटी का एस्टिमेट किया और एक्चुअल में जीत गए। यानी प्रायर ईयर इसके एस्टिमेट के आज एक्चुअल आउटकम्स मिले होंगे। अगर प्रीवियस ईयर के एस्टिमेट के एक्चुअल सही निकल के आएंगे तो आप बताइए आप क्या करोगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। क्या, किस चीज पे, कि कंपनी के एस्टिमेशन प्रोसीजर्स ठीक है, इसलिए हमारा रिस्क कम हो जाएगा। पहला हाउ मैनेजमेंट आइडेंटिफाई, दूसरा हाउ मैनेजमेंट मेक्स। मेक्स में क्या क्या पूछोगे आप उनसे, मेथड क्या है आपके, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स क्या है आपके, एक्सपर्ट यूज करते हो, सोर्स डेटा क्या लेते हो, अजम्पशंस क्या लेते हो, पिछले साल से क्या चेंज किए हैं कुछ। ये सब पूछने के बाद फिर आप पिछले साल के एस्टिमेट्स का इस साल आउटकम चेक करो, अगर मैच हो रहा है तो रिस्क कम है, नहीं हो रहा है तो रिस्क बढ़ गया है। इसके बेसिस पे रिस्क आइडेंटिफाई होगा, फिर अपन रिस्पॉन्स डेवलप करेंगे। रिस्पॉन्स क्या होगा हमारा, 4 तरीके होते हैं दोस्तों एस्टिमेट को चेक करने के। सबसे सिंपल तरीका होता है अगर शॉर्ट टर्म एस्टिमेट है, जैसे कि मार्च के महीने के इलेक्ट्रिसिटी के बिल का प्रोविजन, क्योंकि बिल आया नहीं पर खर्चा बुक करना है, सैलरी, बोनस, इस तरह के प्रोविजन शॉर्ट टर्म जो आने वाले 2-3 महीनों में इसके एक्चुअल्स के सामने होंगे, इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका है सब्सिक्वेंट इवेंट्स। बैलेंस शीट डेट के बाद की इवेंट्स देख लो और बैलेंस शीट डेट के बाद की इवेंट्स के आधार पे आप
देख लो कि एक्चुअल्स क्या है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 बोलता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अप्रूवल तक कोई भी ऐसी घटना हुई है जो पिछले साल से रिलेट करती है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट करो। तो अगर अप्रैल में मार्च के महीने के बिजली का बिल आ गया है और अभी तक अप्रैल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव नहीं हुए हैं, तो अगर बिजली का बिल मटेरियल है तो आपको उस बिल के आधार पे ही प्रोविजन को रिवाइज करके बनाना होगा। यानी ये सबसे बढ़िया तरीका एस्टिमेट्स को चेक करने का। पर ये सब ही एस्टिमेट पे लगेगा नहीं, सिर्फ शॉर्ट टर्म पे लगेगा। तो पहला तरीका सब्सिक्वेंट इवेंट है, दूसरा तरीका मैनेजमेंट के इंटरनल कंट्रोल्स चेक कर लीजिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल बैंक्स का ऑडिट आप करते हो तो आज की तारीख में बैंक में नॉन परफॉर्मिंग असेट का क्लासिफिकेशन और उसकी प्रोविजनिंग पूरी की पूरी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में होती है। तो फिर अब आप एनपीए का चेक करने पे ज़्यादा ध्यान देने की बजाय उसके इंटरनल कंट्रोल्स को ज़्यादा अच्छे से चेक करोगे। क्या अकाउंटिंग सिस्टम परफेक्ट है, क्या एनपीए क्लासिफिकेशन सही हो रहा है, क्या डेटा पंचिंग प्रॉपर हो रही है, इसे कैसे चेक किया जा रहा है, वेदर इंटरनल कंट्रोल्स आर एग्जिस्टिंग इफेक्टिव कंटिन्यूअस। अगर ऐसा है तो फिर ऑटोमेटिकली आपको एस्टिमेट ज़्यादा चेक करना नहीं पड़ेंगे। सब्सिक्वेंट इवेंट, इंटरनल कंट्रोल। तीसरा, दोनों तरीके ना लगे तो फिर आप एक काम करो, मैनेजमेंट से बोलो भाई तूने एस्टिमेट कैसे बनाया यार, बता तेरे वर्किंग नोट्स हम चेक करेंगे। दो चीजें खास तौर पे चेक करना वर्किंग नोट्स में कि मैनेजमेंट ने जो सोर्स डेटा लिया है वो सब सही है और जो अजम्पशंस लिए हैं वो रीजनेबल है। उसके आधार पे आप कैलकुलेशन चेक करके कंक्लूड कर दो कि हाँ भैया एस्टिमेशन सही है। और आखिरी मुद्दा, अगर आपको मैनेजमेंट की चीजें समझ में नहीं आती हैं तो फिर आप क्या करो, आप खुद ही ये सोचो कि यार मैं मैनेजमेंट होता तो मैं क्या एस्टिमेट लेता। तो मैनेजमेंट जब हमने पूछा कि यार बताओ ये आपने जो प्रोडक्ट बेचे हैं, गाड़ियां बेचती है कंपनी, अब गाड़ी बेचती है तो 3 साल की वारंटी देती है कि अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आया तो ठीक करके देंगे। हमने उनसे पूछा यार आप कैसे निकालते हो, उन्होंने बोला कि देखिए हम स्टैंडर्ड डिविएशन यूज करते हैं, पिछले सालों में वारंटी क्लेम्स कितने आए उसका मीन निकालते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन लेते हैं, फिर काई स्क्वायर टेस्ट लगा के एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बना के उसमें हम देखते हैं कि हमारा सैंपल कहाँ बैठ रहा है और उससे हम निकालते हैं हमारा स्क्यूड मीन कितना है और उसके आधार। हमने बोला प्रभु 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 माफ करो, माफ करो, हमको नहीं समझ में आ रहा। ये बिल्कुल वैसा ही हो गया कि आपकी क्लास छूट गई और आपने अपने दोस्त से पूछा यार बता तो सर ने क्या पढ़ाया था आज, और उसने इस कदर आपको समझाया शिद्दत से कि आपने बोला प्रभु तू माफ कर, तेरी कॉपी दे दे, हम हमारे हिसाब से खुद कर लेंगे। Management's own estimate when cannot be checked, you should develop auditor's own point or range of estimate। ऑडिट कर करके हमको ज्ञान तो बहुत हो ही गया है, होता है ना। आप जब ऑडिट करने जाते हो किसी कंपनी का आपको कुछ पता नहीं रहता पर करते करते सब सीख जाते हो, बाद में ज्ञान दे के भी आते हो कि देख भाई तेरे को ऐसा करना था तू ऐसा कर दिया। इसी तरह से कंपनी का नॉलेज हो गया, आप भी इस लेवल पे आ सकते हो कि आप खुद सोचो कि अगर मैं मैनेजमेंट होता तो क्या एस्टिमेट बनाता। स्टैंडर्ड बोलता है ऐसे केस में इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ पॉइंट ऑफ एस्टिमेट यू कैन मेक अ रेंज ऑफ एस्टिमेट। मेरे हिसाब से कंपनी वारंटी क्लेम जो दे रही है, पास डेटा को एनालाइज करते हुए कंपनी का वारंटी क्लेम का प्रोविजन 5 से 6 करोड़ के बीच होना चाहिए। अगर कंपनी ने 5 से 6 के बीच बनाया है तो आप कंक्लूड कर सकते हो कि हाँ मेरे हिसाब से ठीक है। ये आपने क्या डेवलप की, रेंज इंस्टेड ऑफ अ पॉइंट। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप एस्टिमेट्स को चेक करोगे। 4 तरीके, सब्सिक्वेंट इवेंट, इंटरनल कंट्रोल, मैनेजमेंट प्रोसीजर्स और ऑडिटर्स ओन पॉइंट और रेंज ऑफ एस्टिमेट। ये सब करने के बाद में आपको क्या करने का है, इसके बाद में स्टैंडर्ड बोलता है इफ यू फाइंड एनी एस्टिमेट विच हैज सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी यू शुड अप्लाई एडिशनल प्रोसीजर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर किसी एस्टिमेट में सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी है तो आप एडिशनल प्रोसीजर लगाओगे और वो एडिशनल प्रोसीजर क्या होंगे। तो आपको जब कोई एस्टिमेशन में बहुत ज़्यादा अनसर्टनिटी है, मैनेजमेंट से पूछना चाहिए कि आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया। यानी आप पहले उनसे पूछो व्हाट अल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल विथ यू, सेकंड व्हाई डिड यू चूज दिस अल्टरनेटिव एंड व्हाई डिड यू लीव द अदर अल्टरनेटिव्स, एंड थर्ड बेस्ड ऑन योर ओन नॉलेज ऑफ बिजनेस इवैल्यूएट द रीजनेबलनेस ऑफ मैनेजमेंट्स एक्सप्लेनेशन एंड ऑल्सो चेक मैनेजमेंट्स एबिलिटी टू एक्चुअली follow that explanation।
तो सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर मैनेजमेंट हमको बोलता है कि हमने देखा कि कोई एक पर्टिकुलर एस्टिमेट है जो मैनेजमेंट ने लिया है, से फॉर एग्जाम्पल हम कोई इम्पेयरमेंट चेक कर रहे थे फिक्स एसेट्स का। अब उस इम्पेयरमेंट चेक में मैनेजमेंट ने हमको बताया कि देखो हमारे इस असेट में इम्पेयरमेंट आया है और हमें लगता है कि इस असेट से हमें ये फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे। अब आप समझो बहुत बड़ा इम्पेयरमेंट लॉस का प्रोविजन है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स एस्टिमेट निकालना इज हाई डिग्री ऑफ एस्टिमेशन अनसर्टनिटी। तो आप उनसे पूछोगे आपने फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स एस्टिमेट किए तो ये क्यों किए, ये क्यों नहीं किए, पेसिमिस्ट अप्रोच क्यों नहीं ली, ऑप्टिमिस्ट अप्रोच क्यों नहीं ली, ये अप्रोच क्यों ली। फिर वो आपको एक्सप्लेनेशन देगा, आप अपने लॉजिक से उसकी रीजनेबलनेस इवेल्युएट करो और देखो कि जो वो बोल रहा है इतने बेनिफिट्स हम कमाएंगे कि आपको लगता है उसकी एबिलिटी है कि वो एक्चुअल में ये कमा पाएगा। तो you will check these things and then you will conclude whether the significant uncertainty can be reduced, whether the risk of misstatement, whether the audit risk detection risk can be reduced। अगर आप कर सकते हो तो आप conclude कर दीजिए, अदरवाइज आप रिपोर्ट कर देंगे। दैट्स इट। बाकी स्टैंडर्ड बोलता है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेना मैनेजमेंट से, और ध्यान रखना कि फेयर वैल्यू के सारे एस्टिमेट्स को भी आपको चेक करना है, और जो जो डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स में रिक्वायर्ड होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गाइडेंस नोट में, वो सब आए हैं नहीं। 540 अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। नेक्स्ट 550 रिलेटेड पार्टीज। 540 540 नंबर कैसे याद रखोगे, बहुत सिंपल है। मैंने आपको बोला था मैं आखिरी में आपको नंबर सीरीज याद रखने के तरीके बताऊंगा, यहाँ पे बेसिक फंडामेंटल आपको बता देता हूँ। 540 550 560 कैसे याद रखना है। 540 समझ नहीं आ रहा 5 लूँ या 4 लूँ एस्टिमेट। 550 5 और 5 रिलेटेड पार्टीज। 560 5 के बाद क्या आता है 6, अरे वाह सब्सिक्वेंट इवेंट्स। ठीक है, तो ये हमारे कुछ 3 स्टैंडर्ड से पहले डिस्कस करते हैं, मैं पूरी सीरीज आपको बता दूंगा कैसे नंबर्स याद रखना है। 550 पे आते हैं रिलेटेड पार्टीज। रिलेटेड पार्टीज के बारे में हमें क्या डिस्कस करना है, क्या मुझे रिलेटेड पार्टीज ढूंढना है, उनके साथ हुए गए ट्रांजैक्शंस को चेक करना है, और अगर आप बोलते हो कि हाँ तो क्यों सर, क्योंकि लॉ की रिक्वायरमेंट होती है, कंपनीज एक्ट में बोला हुआ है रिलेटेड पार्टी के ट्रांजैक्शन एक रजिस्टर में मेंटेन होना चाहिए, कारों में ऑडिटर को रिपोर्ट करना होती है। सही बोल रहा है भाई तू, तो ये तो लॉ की रिक्वायरमेंट है। पर अगर मैं एक पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट कर रहा हूं तो क्या पार्टनर्स के रिलेटेड पार्टी के साथ हुए ट्रांजैक्शन भी मुझे चेक करना है। गुड क्वेश्चन सर। पार्टनरशिप फर्म तो अपन सोचते ही नहीं है ना, ऐसे पढ़ते हैं तो अपन बड़ी कंपनियां सोचते हैं। अरे पर तुम्हारे ऑफिस में तो तुम छोटे ऑडिट भी करते हो ना। सर छोटे ऑडिट भी नहीं, छोटे ऑडिट ही करते। अरे यार, तो देखो स्टैंडर्ड बोलता है रिलेटेड पार्टीज को चेक करना कई बार लॉ एंड रेगुलेशन या किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट हो सकती है। जैसे कि लार्ज एंटिटीज पे AS18 लगता है, कंपनीज पे सब पे AS18 लगता है, कारो लगती है। इनमें तो रिलेटेड पार्टी चेक करना लॉ की रिक्वायरमेंट हो गई ऑडिटर के लिए। इसके अलावा दूसरी एंटिटी में जहां लॉ में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है फिर भी आपको रिलेटेड पार्टी चेक करना है, क्योंकि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में मिसस्टेटमेंट होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। प्लस अगर आप फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में ऑडिट कर रहे हो तो कई बार आपको एडिशनल डिस्क्लोजर्स देना पड़ सकते हैं रिलेटेड पार्टी से संबंधित, ताकि आप यूजर तक सारी इंफॉर्मेशन पहुंचा सको। जैसे कि हमारा 90% सेल होल्डिंग कंपनी को ही होता है, जैसे कि हमारी सारी की सारी एसेट्स होल्डिंग कंपनी को किराए पे दी गई है। ऐसी कोई भी मटेरियल इंफॉर्मेशन जो यूजर के नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना रिलेटेड पार्टी चेक करने के क्या कारण है। हर कंपनी हर एंटिटी में 2 कारण है, पहला लॉ की रिक्वायरमेंट, दूसरा रिलेटेड पार्टी में चांसेस ऑफ मिसस्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बीइंग मिसलीडिंग इज हाई। इसके अलावा ये तो कंप्लायंस फ्रेमवर्क हो या फेयर प्रेजेंटेशन, सब में फेयर प्रेजेंटेशन में एक और कारण है चेक करने का, और वो कारण ये है कि अगर कभी एडिशनल डिस्क्लोजर की जरूरत पड़ी तो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क बोलता है आप फुल डिस्क्लोजर दोगे। तो इसके लिए रिलेटेड पार्टी के डिस्क्लोजर नॉर्मली यूजर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सर क्या रिलेटेड पार्टी इसको डिफाइन किया गया है ऐसे 550 में? जी हाँ, ऐसे 550 कहता है कि अगर आप जिस एंटिटी का ऑडिट कर रहे हो उसके किसी लॉ AS में अगर डेफिनेशन दी है तो आप वो यूज करो, नहीं दी है तो फिर हम डिफाइन करते हैं। और हम क्या बोलते हैं रिलेटेड पार्टीज में कौन आएगा, तो इनका बेसिकली कहना यह है कि हर वो व्यक्ति जो हमारी कंपनी पे कंट्रोल या इन्फ्लुएंस रखता है,
या हर उस व्यक्ति पे जिस पे हम कंट्रोल या इन्फ्लुएंस रखते हैं, उसके रिलेटिव्स, प्लस जो हर वो एंटिटी जिसे कंट्रोल करने वाला हमें कंट्रोल कर रहा है। यानी दो एंटिटी रिलेटेड है अगर उसके कंट्रोलिंग पार्टीज सेम है, यानी दो एंटिटी अगर कॉमन कंट्रोल, कॉमन मैनेजमेंट या फैमिली मेंबर्स की ओनरशिप में है तो दोनों को रिलेटेड मानेंगे। तो हम कंट्रोल इन्फ्लुएंस करें, हमें कोई कंट्रोल इन्फ्लुएंस करे, दो के बीच में कॉमन कंट्रोल, मैनेजमेंट या फैमिली मेंबर्स की ओनरशिप हो तो इन्हें रिलेटेड पार्टीज ऐसे 550 में माना गया है। सर रिलेटेड पार्टीज के बारे में हम क्या करें, हमारी क्या जिम्मेदारी है कि ऑडिटर को सारी रिलेटेड पार्टीज ढूंढना है? नहीं भाई, कैसे ढूंढोगे? तुम जा जाके क्या पूछोगे क्या, क्यों तुम्हारा डायरेक्टर से? अपन थोड़ी ना बात कर सकते हैं ऐसे, रिलेटेड पार्टी कैसे ढूंढेंगे? हम तो मैनेजमेंट से पूछेंगे आप बताओ रिलेटेड पार्टीज कौन कौन सी। पर सर आपने तो बोला था प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब होता है कि हमें कोई भी चीज मैनेजमेंट की दी हुई मानना नहीं चाहिए जब तक हम उसे खुद क्रॉस चेक ना कर लें। वाह यार, दिल जीत लिया तुमने, क्या बात बोली, बहुत बढ़िया। ऐसे 550 भी यही कहता है, ऐसे 550 कहता है कि रिलेटेड पार्टीज के संदर्भ में आपको भी वही करना है, रिस्क असेसमेंट, आइडेंटिफिकेशन, रिस्पॉन्स। पहले रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाते समय आप मैनेजमेंट से पूछो हाउ डू यू आइडेंटिफाई रिलेटेड पार्टीज। इसके लिए सुनना आप ध्यान से। रिलेटेड पार्टीज के केस में मैनेजमेंट के साथ जो हमारा डिस्कशन होता है उसे हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला, हम मैनेजमेंट से पूछेंगे कि कौन कौन सी आइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टीज है, उनके साथ आपने साल भर में क्या क्या ट्रांजैक्शंस किए हैं और आपकी और उनकी कौन सी रिलेशनशिप है, ये पूछेंगे। सेकंड, फिर हम पूछेंगे रिलेटेड पार्टीज के साथ जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो ट्रांजैक्शंस को अगर आपने आइडेंटिफाई किया होगा तो ए, क्या क्या ट्रांजैक्शन हुए, बी, उसे अप्रूव किसने किया है, सी, अगर कोई ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स है तो उसका अप्रूवल किसने दिया है। आपने पढ़ा होगा कंपनीज एक्ट में रिलेटेड पार्टीज के साथ ट्रांजैक्शन होते हैं तो ऑडिट कमेटी रिव्यू करके अप्रूव करती है। अगर वो ट्रांजैक्शन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं लगता ऑडिट कमेटी को तो फिर वो शेयर होल्डर से अप्रूवल मांगते हैं और शेयर होल्डर में भी फिर सिर्फ अनइंटरेस्टेड शेयर होल्डर अप्रूवल दे सकते हैं। तो हमें ये पूछना है कि भैया आपके यहाँ क्या सिस्टम है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को ऑथराइज करने का, पहला। दूसरा, फिर आप क्या करो, फिर आप ये पता करो कि रिलेटेड पार्टीज कंपनी की कौन कौन सी है। सोर्स क्या होगा रिलेटेड पार्टी इंफॉर्मेशन का? लास्ट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टैक्स ऑडिटर की रिपोर्ट में 48 2B में रिलेटेड पार्टीज की जानकारी होती है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आपको कई बार जो प्रमोटर्स होंगे उसकी जानकारी मिलेगी, वही रिलेटेड पार्टीज हो सकती है। इन्वेस्टमेंट्स देखो मैंने कहाँ का इन्वेस्टमेंट किए हैं, और शेयर होल्डिंग देखो मेरे शेयर होल्डर मेजर कौन है, वो भी मेरे रिलेटेड पार्टीज होंगे। मैनेजमेंट से पूछेंगे। कई सारे स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स होते हैं जहाँ रिलेटेड पार्टी की इंफॉर्मेशन कंपल्सरली मेंटेन करना होती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग की मिनट्स में पता है ना तुमको, कोई डायरेक्टर रिलेटेड होता है तो वोट नहीं कर सकता, और कंपनी सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग के मिनट में लिखता है दैट दिस डायरेक्टर वाज इंटरेस्टेड एंड हेंस ही डिड नॉट वोट टू द रिजोल्यूशन। ये सब सोर्स है रिलेटेड पार्टी की जानकारी का। तो क्वेश्चन आए सोर्स ऑफ रिलेटेड पार्टी, ये सब लिखना। क्वेश्चन आए रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, तो लिखना हम मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेंगे कौन कौन सी रिलेटेड पार्टी है, क्या नेचर ऑफ रिलेशनशिप है, क्या क्या ट्रांजैक्शन साल भर में उसके साथ आपने किए। क्वेश्चन आए रिस्क असेसमेंट में, तो ये भी लिखना कि हम मैनेजमेंट से पूछेंगे कि आप कैसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करते हो, उसे नॉर्मल कोर्स में अप्रूव कौन करता है, अब नॉर्मल कोर्स या आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स में कौन अप्रूव करता है। ये सब करके आप शेयर करते रहो इन्फॉर्मेशन, अपनी जितनी एंगेजमेंट टीम है ना सबको एक दूसरे को बताते रहो, मुझे ये रिलेटेड पार्टी के बारे में पता पड़ा, मुझे ये पता पड़ा, ताकि सबके पास इन्फॉर्मेशन रहे। और दोस्त, रिलेटेड पार्टी एक ऐसी चीज है जो इतना सब कुछ करने के बाद भी आपको सारी रिलेटेड पार्टीज आइडेंटिफाई हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है।
इट इज पॉसिबल कि फिर भी कोई रिलेटेड पार्टीज आप पकड़ ना पाओ, तो मैं क्या करूं? स्टैंडर्ड बोलता है देन यू शुड कीप अलर्ट थ्रू आउट द ऑडिट for possibility of related party transactions by looking at any unusual relationship or transaction. तो पहले तो अपन मैनेजमेंट से इंक्वायरी कर लेंगे, उसके बाद अपन सोर्स से आइडेंटिफाई कर लेंगे, फिर टीम में शेयरिंग कर लेंगे, आखिरी में पूरे ऑडिट में अलर्ट रहेंगे। डायरेक्टर की मीटिंग की मिनट्स देखते समय कोई भी ट्रांजैक्शन जो अनयूजुअल आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हुआ है, जैसे इंटरेस्ट फ्री लोन दिया लिया, लोन की जरूरत नहीं थी फिर भी दिया लिया, हेवी डिस्काउंट पर माल दिया लिया, ये सारी चीजें देख के आपको लगेगा कि यार ये चीजें आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स है। जब जब ऐसी चीज मिले ना, देखना कहीं रिलेटेड पार्टी इन्वॉल्व तो नहीं। बस इतना प्रोसेस आपको फॉलो करना है। इसमें आपको जो जो रिलेटेड पार्टी मिलेगी वही आपकी जिम्मेदारी है, इसके अलावा ऑडिटर और कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। Next, what would be your response if you have identified any previously unidentified related parties? मैनेजमेंट कोई रिलेटेड पार्टी हमें नहीं बताया था हमको कि ये रिलेटेड है, और बाद में हमें पता पड़ गया कि ये रिलेटेड है, खुलासा हो गया उनकी रिलेशनशिप का, तो बताओ क्या करेंगे? हवन करेंगे? अरे अगर आपको कोई रिलेटेड पार्टी जो पहले मैनेजमेंट ने नहीं बताई है, अगर वो रिलेटेड पार्टी आपको पकड़ में आ जाए तो आप क्या करोगे? सर देखेंगे क्या चल, अरे वो एग्जाम है अभी, फटाफट क्या करोगे? सबसे पहले मैनेजमेंट को बुलाओगे और बोलोगे क्यों नहीं ढूंढ पाए तुम? गलती पहले मत निकालो, वो बाद में बात करना। वो पहले मैनेजमेंट को बुलाएंगे और बोलेंगे इस रिलेटेड पार्टी के साथ जितने ट्रांजैक्शन साल भर में हुए हैं सारे के सारे पता करके बताओ। इमीडिएटली पूरी टीम को शेयर करेंगे इन्फॉर्मेशन की ये रिलेटेड पार्टी है, तुमको इनकी इन्फॉर्मेशन देखो तो ध्यान से चेक करो। इसके बाद मैनेजमेंट जो हमें डेटा देगा उस पर प्रोसीजर लगा के चेक करेंगे कहीं कोई मिसस्टेटमेंट तो नहीं है। फिर मैनेजमेंट से पूछेंगे कि तुम्हारे कंट्रोल से रिलेटेड पार्टी को डिटेक्ट क्यों नहीं कर पाए थे, और फिर देखेंगे कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं है, और अगर है तो फिर हमारा रिस्क असेसमेंट चेंज हो जाएगा और हमें वापस से और प्रोसीजर्स लगाना होंगे वो सारे सोर्स पे जहां से हमें ये गलत इन्फॉर्मेशन या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मिली है। उस मैनेजमेंट की रिलायबिलिटी पे डाउट होगा। ये सारे स्टेप्स आप लगाओगे अगर आपको कोई भी रिलेटेड पार्टी जो प्रीवियसली मैनेजमेंट आइडेंटिफाई नहीं किया था पकड़ में आती है तो। फिर आप आखिरी में मैनेजमेंट को बोलोगे कि इसके सारे ट्रांजैक्शंस और इसकी नेचर ऑफ रिलेशनशिप को नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज कर दिया जाए एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और द लीगल फ्रेमवर्क। ये सब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकेंड, अगर आपको कोई रिलेटेड पार्टी का ट्रांजैक्शन मिलता है जो आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स लगता है, यानी रिलेटेड पार्टी है और ट्रांजैक्शन नॉर्मल कोर्स में नहीं है, जैसे डायरेक्टर की वाइफ उर्फ भाभी जी से 10 लाख रुपए की पेंटिंग खरीद ली। अब ये नॉर्मल कोर्स में लग नहीं रहा है ट्रांजैक्शन, क्यों कंपनी ऐसे 5 लाख रुपए की मशीन खरीदने में 50 कोटेशन मांगती और 10 लाख की पेंटिंग खरीदी भाभी जी से। ऑब्वियसली बात है दिस इज आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। पर अब दिक्कत यह है कि आप इसमें प्रूव नहीं कर पाओगे कि इसकी एक्चुअल कीमत क्या है, क्योंकि आर्ट है, कला की कीमत तो कलाकार की नजरों में होती है। कुछ गलत हो गया? कला की कीमत तो कलाकार के हाथों में होती है, देखने वालों की नजरों में होती है। तो हम ये सवाल उठा रहे हैं कि अब हम कैसे चेक करें। तो इसके लिए स्टैंडर्ड बोलता है कि जब भी आपको कोई ऐसा ट्रांजैक्शन मिले तो एक चीज समझो, देखो आप तो कमेंट नहीं कर पाओगे ये सही है या गलत, तो आप एक काम करो, मैनेजमेंट से पहले उसका बिजनेस रैशनल पूछो, लॉजिक क्यों किया, देखो क्या वो रीजनेबल है, और बस ये चेक कर लो कि इसके लिए जो रिक्वायर्ड अप्रूवल थे वो लिए या नहीं। अब अगर डायरेक्टर के रिलेटिव से ट्रांजैक्शन कोई हुआ है तो वो ऑडिट कमेटी को अप्रूव करना था, ऑडिट कमेटी ने आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स माना तो फिर उसको शेयर होल्डर से परमिशन लेना थी। अगर शेयर होल्डर ने रिजोल्यूशन पास करके परमिशन दे दी तो अब मैं क्या करूंगा एज एन ऑडिटर, मान लो सब कुछ सही है, ठीक है। और आखिरी, अगर आपको कहीं पर भी किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या लीगल फ्रेमवर्क में ये बोला गया है कि नोट्स टू अकाउंट्स में मैनेजमेंट लिखे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आर्म्स लेंथ पर हुए हैं, तो फिर आपको हर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन चेक करना है कि वाकई वो आर्म्स लेंथ पर हुआ है या नहीं हुआ है। इसके लिए कारो भी काम आएंगी आपकी। ऐसे 550 फिनिश, दो बहुत बड़े स्टैंडर्ड आवाज आए, ऐसे 560 सब्सिक्वेंट इवेंट, बहुत ही बढ़िया और इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है। क्या बोलता है ये स्टैंडर्ड? ये स्टैंडर्ड आपसे सवाल पूछता है
कि बैलेंस शीट डेट के बाद की हुई घटनाओं को क्या ऑडिटर को चेक करना है। बैलेंस शीट डेट के बाद की हुई घटनाओं को क्या ऑडिटर को चेक करना है। सर क्या मतलब इसका, हम कुछ समझे नहीं सर, थोड़ा सा विस्तार में बताइए ना, आप क्या बोल रहे हैं। देखिए बैलेंस शीट की आपकी डेट है, से फॉर एग्जाम्पल the date of the balance sheet is, say for example 31st March 2017, ठीक है, ये अपनी बैलेंस शीट डेट है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अप्रूवल तो हाथों हाथ होगा नहीं, से अप्रूव होते होते 30 अप्रैल हो गई, 30 अप्रैल 2017 ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल आया। इसके बाद ऑडिट रिपोर्ट आते आते और समय लग गया, से ऑडिट रिपोर्ट आपकी आई 31 मई पर। ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद सर्कुलेशन होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। सर्कुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सर्कुलेशन होते होते समझिए 30 जून 2017 हो गया, और उसके बाद एजीएम में इसको अडॉप्ट किया गया 30 सितंबर 2017 में, अडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये सारी घटनाएं हुई हैं अब, ठीक है। अब सवाल यह है कि सब्सिक्वेंट इवेंट्स कहां से कहां तक की होती हैं, जल्दी से समझ लो। समझना क्या, रिवाइज कर लो। इसको बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं सी, इसको बोलते हैं ए बी सी, और आखिरी में डी लिख दिया मैंने। देखो सवाल यह है कि ऑडिटर को कहां तक की सब्सिक्वेंट इवेंट्स के बारे में ख्याल रखना है। सब्सिक्वेंट इवेंट का मतलब वो इवेंट जो है 31 मार्च से रिलेटेड, लेकिन उसके बारे में हमें जानकारी मिल रही है कोई सब्सिक्वेंट डेट पे। जैसे कोर्ट में हमारे ऊपर मार्च में ही कोई केस लगा हुआ था जिसका डिसीजन आया सपोज अप्रैल मई जून में, इट्स अ सब्सिक्वेंट इवेंट। लेकिन केस ही अगर अप्रैल में लगा है तो वो सब्सिक्वेंट इवेंट नहीं है, वो तो फ्रेश इवेंट है, वो अगले साल अकाउंट फॉर होगी। AS4 में सब्सिक्वेंट इवेंट का मतलब होता है इसमें ए, अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक। सब्सिक्वेंट इवेंट का मतलब इस ऐसे 560 में क्या है। तो सवाल यह है कि क्या ऑडिटर को ABCD चारों चेक करना है, क्या चारों सब्सिक्वेंट इवेंट्स है। तो पहला सवाल, क्या ऑडिटर को चारों इवेंट्स ढूंढना है, यानी बैलेंस शीट डेट के बाद अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एजीएम तक जितनी इवेंट्स हैं वो सब देखते रहो, और देखो जो पिछले साल से रिलेटेड है वो सब की सब चेक करके उसके ऊपर रिपोर्ट करो। क्या ये ऑडिटर की जिम्मेदारी है क्या। ऐसे तो ऑडिट खत्म ही नहीं होगा एजीएम तक, तो हो नहीं सकती। तो सब्सिक्वेंट इवेंट कब तक होना चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अप्रूवल तक होना चाहिए या ऑडिट रिपोर्ट देने तक। तो देखो बहुत सिंपल सा फंडा है, इसको एक बार में समझ में दिमाग में ले लें। 31 मार्च को लड़की वाले तुमको देखने आए, सीए बन गए, नौकरी लग गई, छोकरी की जरूरत है अब बस। 31 मार्च को लड़की वाले तुम्हें देखने आए, 31 मार्च देख के चले गए। हम रोज इंतजार कर रहे थे फोन आएगा फोन आएगा, हाँ बोलेंगे हाँ बोलेंगे। अब नहीं तो देखते से ही उसको हाँ बोल दिया था मन ही मन में, पर अब उनका जवाब आना था। 30 अप्रैल को उनका जवाब आया और उन्होंने हाँ बोल दिया। घर वालों ने बोला अपन भी हाँ बोल दे, हमने बोला ठहरो, 1 महीना उन्होंने लिया, 1 महीना हम लेंगे। 31 मई को हमने हाँ बोला। सर्कुलेशन ऑफ पत्रिका 30 जून को हुआ, 30 जून को पत्रिका बन के बढ़ गई, और फेरे 30 सितंबर की गोधूली बेला के निकले। बस एक सवाल का जवाब दो, आपको लड़की के बारे में जानकारी कब तक निकालना चाहिए। सर आखिरी तक होए। हाँ क्यों बोला, अगर तुमको जानकारी निकालने की अभी भी इच्छा और ख्वाहिशें बाकी थी, इसका मतलब A+B। आपको लड़के की जानकारी कब तक निकाल सकते हो, कब तक निकालना चाहिए थी, जब तक आपने हाँ नहीं बोला है, यानी A+B सब्सिक्वेंट इवेंट। लेकिन समझो हमने 31 मई को हाँ बोल दिया, हमारी रिपोर्ट इशू कर दी और हमने बोला ट्रू एंड फेयर है, लड़की कबूल है।
आप समझिए, सपोज फॉर एग्जाम्पल जून के महीने में आपके पास एक फोन आया, पत्रिका बंटने से कुछ समय पहले एक फोन आया और उसने हमसे कहा कि मैं बोल रहा हूं। हमने बोला कौन बोल रहा है यार? उसने बोला राज। हमने बोला अरे राज, तो सिमरन से बात कर। उसने बोला तुम्हारी सिमरन के बारे में ही कुछ बताना चाह रहा हूं। उसने बोला, हमने पूछा हमारी जिससे पक्की हुई है उसके बारे में? उसने बोला हाँ। हमने बोला तुम क्या जानते हो? उसने बोला वो सब कुछ जो तुम नहीं जानते। हमने बोला क्या मतलब है? उसने बोला मतलब तो बहुत सालों से है। हमने बोला गलत बात हो रही है। फिर उसने कुछ ऐसी बातें बताई कि हमको विश्वास हो गया कि वो झूठ नहीं बोल रहा है। दोस्तों, सिमरन का पहले भी कोई था, हमें लगा था हम ही उसके राज हैं। अब तो मालूम पड़ा कि हम तो राज 2 हैं, देयर वाज अ राज 1। अब क्या करें? हाँ बोल दिया है, पत्रिका छप गई है, आप बताओ क्या अब आप मना कर सकते हो? कर दो भाई, कर दो, जिंदगी का सवाल है। बस यही है सब्सिक्वेंट इवेंट्स। चेकिंग कब तक करते रहना? जब तक आप हाँ ना बोलो। उसके बाद आपको सब्सिक्वेंट इवेंट ढूंढना नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई बता दे खुद आगे होके या आपके नोटिस में आ जाए तो आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। कब तक? जब तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव हो रहे हैं तब तक। कभी भी कोई इवेंट आपके सामने आ जाए तो आपको उसे रिस्पॉन्ड करना है। तो इसलिए कहते हैं सब्सिक्वेंट इवेंट इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। चारों ए में और बी में ऑडिटर को प्रोसीजर लगा के चेक करना है। सी और डी अगर उसके नोटिस में आए तो उसे रिस्पॉन्ड करना है। ये 560 कहते हैं। ए और बी कैसे चेक करोगे? मिनट्स देखो, सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शंस देखो, टेस्ट ऑफ डिटेल्स लगाओ जैसे प्रोविजंस वगैरह पे, लीगल केस पे। मैनेजमेंट से इंक्वायरी करो। इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर हो तो वो देखो। इंटरनल ऑडिटर या दूसरे ऑडिटर की कोई रिपोर्ट आई है तो वो देखो। यहाँ सबसे सब्सिक्वेंट इवेंट ए और बी पता पड़ेगी। सी और डी आपके नोटिस में आए और आपको मालूम पड़े कि अरे कंपनी के ऊपर तो कोई केस चल रहा था, कंपनी ने हमको बताया ही नहीं, ये तो सालों पुराना केस है और अभी पता पड़ा है, कंपनी हमें बताई नहीं रही थी। तो अब आप बताओ कि आपने ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दी है तो अब हम बोलेंगे जगह ही तो गई, जाने दो यार, अब अगले साल देखेंगे? नहीं, आपके साथ विश्वासघात हुआ है, आप रिपोर्ट विड्रॉ करो और मैनेजमेंट को बोलो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड करें। अगर मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड कर दे तो बहुत अच्छी बात है। हम अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे दोबारा रिपोर्ट देंगे और इस रिपोर्ट में या तो एम्फेसिस ऑफ मैटर या ड्यूअल डेटिंग करेंगे। ड्यूअल डेटिंग मतलब 2 डेट होगी। हम लिखेंगे ओरिजिनल रिपोर्ट हमारी जो थी वो 31 मई की थी, उसके बाद रिवाइज रिपोर्ट हम 15 जून की बना के दे रहे हैं। हमने सब्सिक्वेंट इवेंट सिर्फ 31 मई तक की ही चेक की है। उसके बाद जो एक घटना सामने आई सिर्फ उसका इंपैक्ट हमने इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे दिया है। यानी 31 मई से 15 जून की सारी सब्सिक्वेंट इवेंट में दोबारा चेक नहीं करूंगा, ऐसे तो ऑडिट खत्म ही नहीं होगा। ड्यूअल डेटिंग। लेकिन अगर मैनेजमेंट मना कर दे कि हम तो नहीं करेंगे चेंज, तो फिर हम हमारी रिपोर्ट विड्रॉ करेंगे और फिर क्वालिफाइड या मॉडिफाइड रिपोर्ट इशू कर देंगे। मैनेजमेंट कोऑपरेट ना करे तो विड्रॉ कर दो, जरूरत पड़े तो लीगल ओपिनियन ले लो। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि रिपोर्ट आपने मैनेजमेंट को दी है या वो रिपोर्ट आगे सर्कुलेट भी हो चुकी है। यानी एजीएम का नोटिस जा चुका है, सारे शेयर होल्डर को रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जा चुके हैं। उसके बाद आपको मालूम पड़ता है कि यार कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फ्रॉड्स थे जो आपसे छुपाए गए थे, तो भी आप सेम प्रोसीजर फॉलो करोगे। बस यहाँ ये ध्यान रखना कि अगर मैनेजमेंट मान जाए रिवाइज करने को तो पहले सारी रिपोर्ट वापस मंगवाओ और उसके बाद में आप नई रिपोर्ट इशू करना। ड्यूअल डेटिंग मत करना, पूरी फ्रेश रिपोर्ट बनाना और लिखना ये रिवाइज रिपोर्ट है, पुरानी रिपोर्ट विड्रॉ की गई है। आया सबको समझ में? दिस इज द होल लॉजिक विद रिस्पेक्ट टू सब्सिक्वेंट इवेंट्स। ओके, तो सब्सिक्वेंट इवेंट्स की डेफिनेशन आएगी ना एग्जाम में, तो आप चारों चीजें लिखोगे। अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देन अप्रूवल ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, देन इशू सर्कुलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद ऑडिट रिपोर्ट एंड फाइनली अडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चारों लेवल पे। ए और बी में आपको प्रोसीजर लगा के चेक करना है। सी और डी में आपको सिर्फ नॉलेज में आए कोई सब्सिक्वेंट इवेंट तो रिएक्ट, रिस्पॉन्ड करना है। सर रिपोर्ट इशू करने के बाद विड्रॉ कैसे करेंगे? कभी पॉसिबल नहीं हुआ तो लीगल ओपिनियन ले सकते हो। एक्चुअल में हुआ था नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड के केस में, जब ऐसी ये सिचुएशन अराइज हुई थी दोस्त, नेशनल स्पॉट एक्सचेंज में फ्रॉड हुआ था, तो उसकी होल्डिंग कंपनी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज
कि ऑडिट रिपोर्ट जारी हो चुकी थी डेलॉइट के द्वारा। जब मालूम पड़ा कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की सब्सिडरी ने बड़े फ्रॉड किए हैं, जिग्नेश भाई शाह का केस सुना हो आपने, तो डेलॉइट ने बकायदा अपनी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज पे दी गई ऑडिट रिपोर्ट को विड्रॉ कर लिया था बाय गिविंग अ नोटिस टू द स्टॉक एक्सचेंज। फिर स्टॉक एक्सचेंज ने उसे पब्लिक कर दिया कि भैया ऑडिटर ने रिपोर्ट विड्रॉ की है, क्योंकि उसके साथ कोई मटीरियल इन्फॉर्मेशन थी जो उसके साथ छुपाई गई थी या उसके साथ शेयर नहीं की गई थी। चलिए, तो दिस इज योर डिस्कशन ऑन एस ए 560। ये सब इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स हैं। अब आते हैं हम हमारे 570 गोइंग कंसर्न पे। चलिए, गोइंग कंसर्न का स्टैंडर्ड सुन लो। गोइंग कंसर्न में सबसे पहली बात, इज एन ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल टू चेक वेदर एन एंटिटी इज गोइंग कंसर्न? यस। इनफैक्ट ध्यान से सुनना, अगर ये क्वेश्चन आए तो आप लिखोगे यस, ऑडिटर हैज टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस वेदर एन एंटिटी इज गोइंग कंसर्न और नॉट। सेकेंड, कैसे ऑब्टेन करना है? मैनेजमेंट से पूछो क्या आपने गोइंग कंसर्न अजम्पशन टेस्ट किया है। अगर मैनेजमेंट बोलता है हाँ हमने गोइंग कंसर्न अजम्पशन टेस्ट किया है, तो फिर उस केस में हम मैनेजमेंट के असेसमेंट को टेस्ट करेंगे। नहीं किया है तो फिर हम मैनेजमेंट से पूछेंगे भैया बताओ आपका बिजनेस प्लान क्या है, कैश फ्लो क्या है, फ्यूचर में क्या प्लान है, प्रॉफिट्स कैसे हैं, कैसे इंश्योर करो। ये सब पूछ के जब आप संतुष्ट हो जाओ तो फिर अब आपको कुछ नहीं करना है। यू शुड जस्ट बी लुकिंग अराउंड, आर देयर एनी इंडिकेटर्स ऑफ risk which give rise to mu, mu, material uncertainty towards the going concern assumption। अगर आपको लगता है कि ऐसे कोई भी फाइनेंशियल ऑपरेटिंग या अदर इंडिकेटर्स हैं जो मटेरियल अनसर्टनिटी क्रिएट करते हैं रिगार्डिंग गोइंग कंसर्न assumption ऑफ द एंटिटी, सर, तो फिर आपको फर्दर प्रोसीजर लगाना होंगे। तो आपको अगर कोई भी ऐसा फाइनेंशियल ऑपरेटिंग या अदर इंडिकेटर दिखता है, फाइनेंशियल नेटवर्थ नेगेटिव हो रही है, खाता एनपीए हो रहा है, लॉसेस बढ़ते जा रहे हैं, करंट लाइबिलिटी पे नहीं कर पा रहे, लिक्विडिटी रेशियोज हमारे बहुत खराब हैं, लोन्स हमें मिलना बंद हो गए, क्रेडिट मिलना बंद हो गया है, इस तरह की सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई है। ऑपरेटिंग इंडिकेटर, सप्लायर हमारे भाग गए, टॉप मैनेजमेंट हमारा भाग गया, सप्लाई रॉ मटेरियल की बंद हो चुकी है, लेबर स्ट्राइक पर चली गई। अदर इंडिकेटर, कोई नेचुरल कैलामिटी हो गई है हमारे ऊपर, कोई लीगल केस लग गया है बहुत बड़ा सा, या कोई हमारा लिटिगेशन या कोई लॉ एंड रेगुलेशन के चेंजेस एडवर्सली बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं। ऐसे इंडिकेटर एक या एक से अनेक मिक्स होकर अगर आपको ओवरऑल देखकर ऐसा लगता है कि देयर इज एन मटीरियल, ना कि सिर्फ अनसर्टनिटी, मटीरियल अनसर्टनिटी की शायद बिजनेस नहीं चलेगा, तो फिर आप मैनेजमेंट के पास जाओगे और उससे 5 चीजें पूछोगे। बहुत इंपॉर्टेंट है सुनना। If you find indicators that give rise to material uncertainty regarding the going concern assumption, you should ask management A, मैनेजमेंट मेरे भाई एक बार गोइंग कंसर्न टेस्ट करके प्रूव कर दे, अगर उसने पहले से नहीं किया है। अगर वो ऐसा करे तो हम टेस्ट करेंगे उसके गोइंग कंसर्न के अजम्पशंस को उसने कैसे प्रूव किया है। इसके लिए नॉर्मली कैश फ्लो फोरकास्ट देखा जाएगा। अगर वो पहले ही टेस्ट कर चुका है तो फिर उसके बाद जो नई घटनाएं उठी हैं उन घटनाओं को हम चेक करेंगे कि कहीं इससे गोइंग कंसर्न अजम्पशन अफेक्ट तो नहीं हो रहा है। और ये सब करने के बाद हम एक राइटिंग में रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे जिसमें हम ये कंफर्मेशन लेंगे कि कैसे वो बोलता है कि वो आगे कंटिन्यू कर पाएगा, यानी उसका फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या है। तो कंपनी बोलती है यार खाता एनपीए हो गया, चिंता की कोई बात नहीं है, डायरेक्टर की वाइफ ने परमिशन दे दी है, वो हमें लोन देंगे। हम बोलेंगे बताओ डायरेक्टर की वाइफ ने परमिशन कहाँ दी है? उसने बोला हमारी बातचीत चल रही है। आप बोलोगे नहीं, हम डाउट करते हैं, गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड नहीं। डायरेक्टर की वाइफ से जब तक अग्रीमेंट ना होगा तब तक हम नहीं मानेंगे गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड है। ठीक है? हेलो, ओके, ठीक है, बस बीच बीच में चेक कर लो। तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड है या नहीं है, तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग प्रूफ होना चाहिए। मैनेजमेंट दिखा दे तो बहुत अच्छी बात है। अब रिपोर्टिंग पर आओ, ध्यान से सुनना। रिपोर्टिंग व्हेन मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट विथ मैनेजमेंट हैविंग फैक्टर्स टू प्रूव दैट इट विल कंटिन्यू। लोन मिलना बंद हो गए पर डायरेक्टर ने बोल दिया मैं पैसे दूंगा, कमिटमेंट आ चुका है, यानी रिस्क है लेकिन मिटिगेट हो गया, काउंटर हो गया। ऐसे केस में आप बताओ दोस्तों, क्या ये चीज़ ऑडिटर और मैनेजमेंट के बीच होना चाहिए या सबको बताना होगा कि रिस्क है पर मैनेज हो गया है, बताना चाहिए? तो हमें मैनेजमेंट को कहना है कि आप डिस्क्लोजर दे दो। अगर मैनेजमेंट डिस्क्लोजर दे देगा तो मैं रिपोर्ट में एम्फेसिस ऑफ मैटर दूंगा उस डिस्क्लोजर पे। अगर मैनेजमेंट डिस्क्लोजर नहीं देगा तो रिपोर्ट क्वालिफाई कर दूंगा ये बोल के कि आपने पर्याप्त डिस्क्लोजर नहीं दिया।
ये कब, जब अनसर्टेनिटी है लेकिन फैक्टर्स हैं जिससे हम बच जाएंगे। लेकिन अगर मटीरियल अनसर्टेनिटी है और मैनेजमेंट मानता है एंटिटी गोइंग कंसर्न लेकिन ऑडिटर मानता नहीं है कि एंटिटी गोइंग कंसर्न रहेगी, तो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट मॉडिफाई करेगा और एक ही मॉडिफिकेशन जा सकता है, दैट इज एडवर्स ओपिनियन, दैट्स इट। तो गोइंग कंसर्न नहीं होने के बाद अगर आप गोइंग कंसर्न की अकाउंटिंग करोगे तो ओनली एंड ओनली एडवर्स ओपिनियन जाएगा, नो अदर ओपिनियन यू कैन गिव। इज दैट करेक्ट? इज दैट ओके? ओके, कूल। ध्यान रखना, अगर एंटिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत लेट अप्रूव कर रही है तो भी रिस्क होता है शायद गोइंग कंसर्न का डाउट हो। सर अगर एंटिटी गोइंग कंसर्न की तरह अकाउंटिंग ही नहीं कर रही है तो भी हमें क्या रिपोर्ट करना होगा? भाई मेरे फिर तो AS1 में कंपनी खुद रिपोर्ट करेगी कि हम गोइंग कंसर्न नहीं है और ऐसे 570 लगेगा ही नहीं। ये तो लगता ही तब है जब एंटिटी अपने आप को गोइंग कंसर्न बनाती है। गोइंग कंसर्न का मतलब कि दिखते हुए फ्यूचर तक एंटिटी बंद होती हुई नजर नहीं आ रही है। टेक्निकली एंटिटी विल नॉट शट डाउन टिल अ फोरसीएबल फ्यूचर। गोइंग कंसर्न, कूल। नेक्स्ट 500 सीरीज का आखिरी स्टैंडर्ड, अगेन इंपॉर्टेंट, 580 मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन। आजकल उसको कहते हैं रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्या अपने आप में एक ऑडिट एविडेंस है? हाँ। क्या ये ओनली ऑडिट एविडेंस हो सकता है? ना। क्यों? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। हम गए ऑडिट करने, हमने बोला मैनेजमेंट से सेल सही है, उसने बोला हाँ, हमने बोला चलो लिख के दो। डेटा सही है, हाँ लिख के दो। असेट सही है, हाँ लिख के दो। अब सब चीज लिख के ले ली, हमने बोला ऑडिट हो गया, तो कोई मतलब ही नहीं ऑडिट का। आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्यों लेना है? ए, एक ऑडिट एविडेंस है। बी, जब मैनेजमेंट की कही हुई बातों को जब आप उससे लिखा के लेते हो तो मैनेजमेंट उसको ज्यादा अच्छे से सोच समझ के उसके बाद उसके बारे में कमेंट करेगा। इससे अगर मैनेजमेंट ने ओरली कोई गलत एविडेंस दे दिए थे तो रिटर्न में वो एविडेंस पकड़ में आ जाएंगे, यानी हमें ज्यादा परसुएसिव ऑडिट एविडेंस मिल जाएंगे, ज्यादा स्ट्रॉन्ग। इसलिए रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेते हैं। किससे लेते हैं? मैनेजमेंट से। कुछ केस में TCWG से, अगर TCWG भी मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है। कंसर्न अथॉरिटी से लेना चाहिए जो उस डिपार्टमेंट को देख रही है। कब लेना चाहिए? स्टैंडर्ड बोलता है जितना लेट लो उतना अच्छा है, क्योंकि उतना ज्यादा पीरियड कवर होगा, बट दैट इज अ प्रोफेशनल जजमेंट। फॉर्मेट क्या होना चाहिए? मैनेजमेंट लिख के देगा ये रिप्रेजेंटेशन की टू दी ऑडिटर, लेटर के फॉर्म में टू द ऑडिटर, मैनेजमेंट का साइन करके। किन मुद्दों पे लेना है? 3 चीजें। ए, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमने ऑडिट प्रीमाइस में मैनेजमेंट से वादा लिया था, हमने उसको बोला था, वादा रहा मैनेजमेंट कि तुम हमें सारी इंफॉर्मेशन दोगे और तुम रिस्पॉन्सिबल हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए। आज हम उनसे लिखित में एक रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं कि तुमने जो वादा दिया था, आज वचन दो कि तुमने उसे पूरा किया है। तो सर वादा किया था तो पूरा हुआ ही होगा ना? हमें नहीं मालूम, क्योंकि हम पूरे समय मैनेजमेंट के साथ थोड़ी ना थे। तो ये वचन है कि हाँ, मैं मैनेजमेंट कंफर्म करता हूं आपको कि मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर प्रॉपर अकाउंटिंग पॉलिसीज बनाए, इंटरनल कंट्रोल डिजाइन इंप्लीमेंट मॉनिटर किए हैं, मैंने आपको जो जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल थी ऑडिट से रिलेटेड सारी शेयर की है। ये मैनेजमेंट की ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसमें हम बेसिकली मैनेजमेंट से कंफर्मेशन लेते हैं अबाउट प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड प्रोवाइडिंग कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू ऑडिटर। ये होता है मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिप्रेजेंटेशन। ध्यान रखना, अगर ये रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट ना दे तो आप ऑडिट से सीधे विड्रॉ करोगे या डिस्क्लेमर दोगे, और कोई चांस नहीं है। अगर इसमें वो गलत बातें बोले तो आप सीधे एडवर्स ओपिनियन दोगे। आप मॉडिफाइड यानी क्वालिफाइड रिपोर्ट नहीं दे सकते, सिर्फ डिस्क्लेमर, विड्रॉ या एडवर्स। सेकेंड, कई सारे रिप्रेजेंटेशन आपको अलग अलग एसेज में लेना होते हैं, जो एसेज बोलता है जैसे कि रिलेटेड पार्टी का या सब्सिक्वेंट इवेंट का या एस्टिमेट्स का। इसके अलावा आपको लगता है कि कोई रिप्रेजेंटेशन की आपको जरूरत है जो किसी ऐसे में कवर नहीं है, तो कोई मना ही नहीं है, आप ले लो। जैसे आपको लगता है मैनेजमेंट बोल रहा है ये इन्वेस्टमेंट मैं शॉर्ट टर्म में नहीं बेचूंगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, इसके ऊपर कोई ऐसे तो है नहीं, तो आप रिटर्न में रिप्रेजेंटेशन मांग सकते हो। तो मैनेजमेंट के कोई जजमेंट्स है, कोई एस्टिमेट्स हैं, उसकी कोई बातें हैं, उसके बारे में रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं। इस तरह के सारे रिप्रेजेंटेशन अगर मैनेजमेंट देने से मना करे तो इसे लिमिटेशन मानना, पर सीधे रिपोर्ट मॉडिफाई मत करना। पहले देखना क्या दूसरे एविडेंस हैं, अगर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले तो फिर रिपोर्ट मॉडिफाई करना।
अगर मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेशन में दी गई बातें इनकंसिस्टेंट हैं, इनकंसिस्टेंट यानी हमारे पास ऑलरेडी कहीं दूसरे सोर्स से इंफॉर्मेशन है जो मैनेजमेंट की दी गई इंफॉर्मेशन से मैच नहीं कर रही है, इनकंसिस्टेंट है, तो फिर उस केस में आपको फर्दर एविडेंसेस गैदर करना है और देखना है कौन सही कौन गलत। अगर मैनेजमेंट गलत निकला तो देन वी डाउट ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ एवरी इंफॉर्मेशन गिवन फ्रॉम दैट सोर्स ऑफ मैनेजमेंट। रिपोर्ट मॉडिफाई होगी 580 500 सीरीज फिनिश। 600 सीरीज सिर्फ 3 स्टैंडर्ड 600 610 620। इंपॉर्टेंट तो 620 होता था पर अब 610 हो गया क्योंकि अमेंडमेंट आ गया। 600 के ऊपर भी क्वेश्चन कभी कभी पूछे तो पढ़ ही लो, सुन ही लो, रिवाइज कर ही लो। 600 यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर। अनदर ऑडिटर कौन होता है? जब मैं किसी कंपनी का ऑडिट कर रहा हूं तो उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो जो चीजें आ रही हैं, अगर उसके किसी भी भाग का ऑडिट कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है तो वो अनदर ऑडिटर है और मैं प्रिंसिपल ऑडिटर हूं। यानी कि स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ब्रांच डिवीजन का ऑडिटर अनदर ऑडिटर होगा। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सब्सिडरी जेवी एसोसिएट के ऑडिटर मेरे लिए अनदर ऑडिटर होंगे अगर वो कोई और है। मैं प्रिंसिपल ऑडिटर हूं। मेरी कंपनी के कुछ ब्रांच का ऑडिट किसी और व्यक्ति ने किया है तो क्या मैं उस पर रिलाई कर सकता हूं या मुझे खुद को भी चेक करना है? ऑब्वियसली बात है मैं रिलाई कर सकता हूं, नहीं तो फिर अनादर ऑडिटर का मतलब ही क्या बचा। अनादर ऑडिटर होता ही इसलिए ताकि डिवीजन ऑफ वर्क हो सके, हमारा काम थोड़ा बच सके। तो ध्यान रखना अनादर ऑडिटर के वर्क के लिए प्रिंसिपल ऑडिटर जिम्मेदार नहीं है, उसकी गलतियों के लिए वो खुद जिम्मेदार है। इसलिए मैं अपनी रिपोर्ट में लिखता भी हूं कि कंपनी के इतने पोर्शन ऑफ असेट लायबिलिटी या ब्रांच या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट दूसरे ऑडिटर्स के द्वारा किया गया है, यानी हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं। यानी सर हमको कुछ नहीं करना, ऐसा भी नहीं है। स्टैंडर्ड बोलता है कि अगर आपको प्रिंसिपल ऑडिटर अपॉइंट किया है तो आपकी जिम्मेदारी है कोऑर्डिनेशन। आपको अनदर ऑडिटर से कोऑर्डिनेट करना है। कोऑर्डिनेट में सबसे पहले आप उसको ये बताइए कि उससे क्या एक्सपेक्टेशन है, उसकी क्या रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसे नहीं पता कंपनी पे कारो लगेगी या नहीं, आपको बताना पड़ेगा भाई कारो की भी रिपोर्ट देना। तो स्कोप ऑब्जेक्टिव बताइए, रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बताइए, उसके एरिया से रिलेटेड कोई भी चीज आपके नॉलेज में है तो आप उसे बताओ। जैसे हो सकता है अकाउंटिंग पॉलिसीज के मैटर एचओ लेवल पे आपके पास ही अवेलेबल हो, ब्रांच के पास ना हो, तो आप उसे बताइए। एरिया से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है शेयर करिए। सिमिलरली अगर आपको कोई भी रिस्क एरियाज लगते हैं उसके ब्रांच में, जो ब्रांच का ऑडिट ब्रांच ऑडिटर कर रहा है, तो आप उसे बताओ फोकस एरिया। प्लस अगर वो आपसे कभी कोई सवाल पूछे तो उसका जवाब दो, ऐसा मत बोलना तेरा काम तू जाने। इतना सब कोऑर्डिनेशन आप कर लो, उसके बाद फिर कोई गलती निकली तो आप जिम्मेदार नहीं हो। ठीक है। प्रिंसिपल ऑडिटर सिर्फ वही व्यक्ति हो सकता है जो खुद कंपनी के मटेरियल बिजनेस या मटेरियल एरिया का ऑडिट कर रहा है। रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट अदर कंपोनेंट में बहुत ज्यादा नहीं है, यानी रिस्क की चीजें उसके हाथ में। उसे लगता है कि वो इस ऐसे के अनुसार कोऑर्डिनेट करके ऑडिट कर पाएगा। और फाइनली उसे लगता है कि प्रिंसिपल ऑडिटर होने के नाते ही विल बी एबल टू गिव अ कंप्लीट ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी आपको लगे कि मेजर काम तो ब्रांच ऑडिटर के पास ही और प्रिंसिपल ऑडिटर के पास कुछ खास काम ही नहीं है, तो बेहतर है कि आप प्रिंसिपल ऑडिटर का पोजीशन एक्सेप्ट ही मत करो। अब वो बचपन का समय नहीं रहा कि गाड़ी में अपन आगे बैठे हैं और बाबूजी पीछे बैठे हैं और हम एक्टिवा चला रहे हैं हाथ रख के, जिसके ऊपर बाबूजी का हाथ रखा और बाबूजी बोल रहे हो अरे वाह बेटा गाड़ी चलाई तूने, और हम कुछ भी हो रहे हैं कि अरे हमने गाड़ी चलाई और देखो देखो टर्न लिया, मालूम पड़ा कर सब बाबूजी रहे हैं, दिखाने के हैं हम प्रिंसिपल ऑडिटर और वो अनादर ऑडिटर है एक्चुअल में तो वो है प्रिंसिपल ऑडिटर। तो ऐसे केस में आप प्रिंसिपल ऑडिटर की पोजीशन एक्सेप्ट नहीं करो। सर अनादर ऑडिटर अगर सीए हुआ तो आप रिलाई कर लो आंख बंद करके। अगर सीए नहीं है तो फिर आपको इवेल्युएट करना होगा उसकी कॉम्पिटेंसी को। नॉर्मली फॉरेन ब्रांच में फॉरेन सीएस पे आप रिलाई कर सकते हो। चलो यार 610 पे आ जाओ। यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। दोस्त इंटरनल ऑडिटर और एक्सटर्नल ऑडिटर दो ऐसे लोग हैं जिनके रास्ते काफी कुछ एक समान है लेकिन मंजिलें अलग अलग। हम एक साथ साथ में मिलकर क्या करते हैं? एक साथ साथ में मिलके हम लोग क्या करते हैं?
फिजिकल वेरिफिकेशन, टेस्ट ऑफ डिटेल, वाउचिंग, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, चेकिंग ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन, सब करते हैं एक साथ मिल के नहीं, लेकिन दोनों को हमें करना होता है ये सब काम। पर हमारी मंजिल आखिरी में क्या होती है कि शेयर होल्डर को रिपोर्ट दें टू एंड फेयर व्यू। इंटरनल ऑडिटर की मंजिल क्या होती है, मैनेजमेंट को रिपोर्ट दे कि सब कुछ ठीक है या नहीं है। तो आप बताओ दोस्तों, जो दो मुसाफिरों के रास्ते समान हो, भले ही मंजिलें अलग हो, क्या वो रास्ते में साथ साथ में एक दूसरे का साथ देकर क्या सफर काट सकते हैं? जी हाँ, प्रोवाइडेड आपको उस मुसाफिर में इंटरेस्ट हो और उस मुसाफिर को आप में। सही है ना? हमारा तो बहुत है, उसका नहीं है, तो फिर कैसे रास्ता साथ में कटेगा? अपने को अपना रास्ता खुद नापना पड़ेगा। ऐसे 610 यही बोलता है। ये कहता है इंटरनल ऑडिटर का मेन ऑब्जेक्टिव होता है इंटरनल कंट्रोल्स की मॉनिटरिंग, रिस्क मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इकोनॉमी, एफिशिएंसी इन ऑपरेशंस, सेफगार्डिंग ऑफ असेट्स, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स। मेरा काम मेनली क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन बनाना। तो उसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स मेरे काम के हैं, क्यों? क्योंकि उससे मैं रिस्क असेस कर सकता हूँ। तो इसके लिए हमें पहले दो सवाल पूछना है अपने आप से, वेदर टू यूज द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर एंड टू व्हाट एक्सटेंट। क्या वो अपने काम का है, और है तो किस हद तक है, हम उस पर कितना रिलाई कर सकते हैं। वेदर टू यूज हिज वर्क और नॉट नॉर्मली डिपेंड्स ऑन फोर थिंग्स। ए, उसकी कॉम्पिटेंस कितनी है। बी, उसकी ऑब्जेक्टिविटी कितनी है। सी, ऑब्जेक्टिविटी समझे, वो कितना अनबायस्ड है, यानी अगर मैनेजमेंट का ही पप्पू है तो फिर छोड़ो काम का नहीं। तो उसकी कॉम्पिटेंस कितनी है, टेक्निकल कॉम्पिटेंस, उसकी ऑब्जेक्टिविटी कितनी है। वेदर टू यूज द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर किस पे डिपेंड करेगा, भाई कॉम्पिटेंट होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, उसका स्कोप क्या है। ऐसा तो नहीं है उसको बोल रखा है बस तेरा काम कैश स्टॉक ये सब वेरीफाई करना, तो मे भी हमारे काम का ना हो। और आखिरी में क्या वो रेडी भी है या नहीं है कोऑर्डिनेट करने के लिए। चार फैक्टर्स डिसाइड करेंगे वेदर टू यूज हिज वर्क। नेक्स्ट, टू व्हाट एक्सटेंट वी शुड यूज हिज वर्क, किस हद तक उसका कार्य यूज में लेना है। ये डिपेंड करेगा किस पे। ए, रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट ज्यादा तो उसके काम पे कम रिलाई करेंगे, खुद चेक करेंगे। बी, सब्जेक्टिविटी ज्यादा है अगर किसी काम में, यानी कोई काम में क्या है, हर किसी का असेसमेंट अलग अलग है। जैसे मेरा ऑडिट प्लान बनाने के लिए मैं उस पर रिलाई नहीं करूंगा, क्योंकि ये बहुत ही इंडिविजुअल मैटर है, सब्जेक्टिविटी। थर्ड, उसने अपना काम उस एरिया में कितना अच्छे से किया। हमने देखा है इंटरनल ऑडिटर ने स्टॉक वेरिफिकेशन, फिक्स्ड एसेट वेरिफिकेशन, बीआरएस, ये सब तो बहुत अच्छे से चेक किया है, लेकिन जब एस्टिमेट्स की बात आई ना, उसका काम ठीक नहीं है, तो उस पर मत करो चेक। आप सिर्फ उसके लिए क्या करो, स्टॉक, फिक्स्ड एसेट, कैश में उसके वर्क को यूज करो। वेदर टू व्हाट एक्सटेंट। नेक्स्ट, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, यूज करना उसके वर्क को। अब इंटरनल ऑडिटर के वर्क को अगर आपको यूज करना है तो आप क्या करोगे, फिर आप इंटरनल ऑडिटर से बात करेंगे, क्या बोलेंगे उसको, यू विल टॉक टू द इंटरनल ऑडिटर एंड यू विल से कि देख भाई, यू आर रेडी टू कोऑपरेट, तुम्हारा काम भी बढ़िया है। अब हम चाहते हैं सपोज कि तुमने जो स्टॉक वेरिफिकेशन किया है सारे गोडाउन्स का, मुझे बता दो, क्योंकि इतने सारे गोडाउन में मैं एक्सटर्नल ऑडिटर नहीं जा पाऊंगा, तुम्हारे काम पे रिलाई करके हो सकता है कि मैं कुछ एरियाज कम चेक कर लूँ। तो आप उसकी रिपोर्ट लेके प्राइमरीली क्या देखना, पहला, किसने इंटरनल ऑडिटर की तरफ से वो काम किया था, क्या वो कॉम्पिटेंट था। सेकेंड, क्या उसके वर्क को ऐसे 220 में जैसे अपन करते हैं ना, वैसे ही क्या इंटरनल ऑडिटर के वर्क को उसके सीनियर्स ने प्रॉपरली डायरेक्ट सुपरवाइज रिव्यू किया था। थर्ड, क्या जहां जहां उनको जरूरत पड़ी उन्होंने कंसल्टेशंस ली, क्या क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी प्रोसीजर्स फॉलो किए। फोर्थ, उनकी जो फाइंडिंग्स हैं क्या उसके आधार पे ही उनका ओपिनियन है। नॉर्मली इंटरनल ऑडिटर में क्या होता है, चीजें तो बहुत निकालता है पर बाद में मैनेजमेंट सब दबा देता है, बोलता है छोड़ो रिपोर्ट से हटा दो। तो आप उससे पूछोगे कि जो जो एविडेंस मिले तुम्हारी रिपोर्ट में सब कुछ है या नहीं है, दोनों मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और फिर आप ऑब्वियसली रिव्यू कर सकते हो उसके वर्क को, पूछताछ कर सकते हो कि क्या चीज़ कैसे चेक की, उसके आधार पे फिर आप रिलाई करके अपनी सैंपल साइज कम ज़्यादा कर सकते हो। ध्यान रखना, इंटरनल ऑडिटर के वर्क में ये सब करके आप अपना स्कोप या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं कर रहे। यानी आप कभी भी अपनी रिपोर्ट में ये नहीं लिख सकते दैट वी हैव रिलाइड ऑन द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, सिर्फ आप अपनी सैंपल साइज के लिए उसका वर्क यूज कर सकते हो। लेकिन अब जो अमेंडमेंट आया है उस अमेंडमेंट में मैं इंटरनल ऑडिटर का वर्क यूज ही नहीं कर सकता, मैं उससे अपना काम करा भी सकता हूं।
पहले क्या होता था, उसने काम किया, मैंने बोला बता, मुझे अच्छा लगा, मैंने उस पर रिलाई करके सैंपल साइज कम ज्यादा कर दी। अब मैंने उसको बुलाया और उसको बोला आई वॉन्ट टू यूज योर डायरेक्ट असिस्टेंस, तुम्हारी सीधी मदद चाहिए, मतलब भाई स्टॉक वेरीफाई करना है, तुम कर दोगे हमारे बिहाफ पे? वो बोलेगा हाँ मैं तो मेरे लिए कर ही रहा हूं। हमने बोला मेरे लिए भी कर दे। दिस इज यूजिंग डायरेक्ट असिस्टेंस ऑफ द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। यहाँ पे भी वही सारे सिद्धांत लगेंगे, वेदर टू यूज हिज वर्क, टू व्हाट एक्सटेंट टू यूज हिज वर्क, एंड एक्चुअली यूजिंग हिज वर्क। तीनों पॉइंट सेम होंगे, बस यहाँ पे फर्क ये होगा कि हमें पहले उसके साथ एक अग्रीमेंट करना पड़ेगा कि तू वाकई तैयार है हमारे बिहाफ पे काम करने को। सेकंड, हम जैसा बताएंगे तो वो सब चीजें चेक करेगा। थर्ड, तेरे वर्किंग पेपर्स हमें रिव्यू करने के लिए देगा मेरे इंटरनल ऑडिटर, क्योंकि जब तक मैं उसके वर्क को रिव्यू नहीं करूंगा मैं उसके डायरेक्ट असिस्टेंस पे रिलाई नहीं कर सकता। ठीक है, 610 एंड देन 620 पर आते हैं एक्सपर्ट। एक्सपर्ट कौन है? एनीबडी इन द एरिया ऑफ अदर देन ऑडिट एंड अकाउंट्स। एक्सपर्ट की जरूरत आपको कब पड़ सकती है? बहुत सारी चीजों में, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, लिटिगेशंस एंड क्लेम्स, टैक्स इश्यूज, लीगल इश्यूज। इनफैक्ट ऐसा कहते हैं कि एक्सपर्ट की जरूरत सिर्फ ऑडिट एविडेंस गैदर करने के लिए नहीं, ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने के लिए भी पड़ सकती है। जैसे आईटी प्रोसीजर्स लगाना, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को कंपनी के चेक करना, उसके लिए भी मैं एक्सपर्ट की मदद ले सकता हूँ। डिटरमाइनिंग द नीड टू यूज द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट, एक एक्सपर्ट का वर्क यूज करना है या नहीं करना है, ये किस पे डिपेंड करेगा? नॉर्मली बहुत सिंपल है, मटेरियल आइटम है, रिस्की आइटम है, अपना खुद का नॉलेज कम है, दूसरे एविडेंसेस अवेलेबल नहीं है, और मैनेजमेंट एक्सपर्ट की ओपिनियन भी रिलायबल नहीं है, तो फिर ऑडिटर खुद का एक्सपर्ट लेकर आएगा। ऑडिटर खुद का एक्सपर्ट, अभी आपने बोला मैनेजमेंट एक्सपर्ट, दोनों में क्या फर्क है? बहुत अच्छे से सुन लो। कंपनी को अपने कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस या से फॉर एग्जांपल कोई वर्क इन प्रोग्रेस का वैल्यूएशन करना है, कंपनी को खुद को नहीं समझ में आ रहा है, क्यों? क्योंकि कंपनी का हेवी मैन्युफैक्चरिंग का काम है। तो हो सकता है वो किसी इंजीनियर को बोले, मैकेनिकल इंजीनियर को, कि मेरी मशीन्स इन प्रोग्रेस का वैल्यूएशन करो। इंजीनियर ने रिपोर्ट दी, ऑडिटर और चेक करने गया, उसने बोला वैल्यूएशन कैसे हुआ? कंपनी ने इंजीनियर की रिपोर्ट पकड़ा दी। ये इंजीनियर कौन है? मैनेजमेंट एक्सपर्ट। क्या मैं इस पे रिलाई कर सकता हूँ? सेम प्रोसीजर्स जो यहाँ पढ़ेंगे वही लगेंगे, पर ऐसे 500 का रेफरेंस आएगा। पर मुझे लगता है यार उसकी तो रिलायबिलिटी पे डाउट है, मैनेजमेंट का आदमी है, तो आपके पास पावर है कि आप खुद अपना ही कोई वैल्यूअर अपॉइंट कर दो, कोई इंजीनियर अपॉइंट कर दो। ये होगा ऑडिटर्स एक्सपर्ट। प्रोसीजर सिमिलर है, पर ऑडिटर एक्सपर्ट अपॉइंट करोगे तो रेफरेंस एग्जाम में 620 देना, मैनेजमेंट के एक्सपर्ट के ओपिनियन पे रिलाई करके ओपिनियन बनाओगे तो उस केस में आप रेफरेंस से 500 का देना, 500। ठीक है, अब मैंने बोला कि यार एक्सपर्ट की मदद तो चाहिए, तो फिर आप सबसे पहले कॉम्पिटेंट एक्सपर्ट ढूंढो। एक्सपर्ट शुड बी कॉम्पिटेंट, केपेबल एंड ऑब्जेक्टिव, इंडिपेंडेंट। फिर उससे एक अग्रीमेंट करो, अग्रीमेंट में उसका स्कोप बताओ, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बताओ, ये बताओ कि वो उसका वर्क जो करेगा हम उसे रिव्यू करेंगे, ऐसा नहीं बस हमें ओपिनियन दे दे और हम उस पर रिलाई कर लेंगे। और कॉन्फिडेंशियलिटी की, हम जो बातें उसको बताएंगे वो क्लाइंट की इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं करेगा, ऐसा एक उसके साथ अग्रीमेंट करो। ध्यान रखना दोस्तों, एक्सपर्ट का वर्क यूज करने से आपको कुछ भी चेक नहीं करना है, ऐसा नहीं होगा। नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिटर प्रोसीजर्स आर येट टू बी अप्लाइड इवन इफ यू यूज द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट। तो वर्क इन प्रोग्रेस के वैल्यूएशन के लिए मैंने एक्सपर्ट का ओपिनियन लिया, तो ऐसा नहीं मैं उस पर रिलाई कर लूंगा, मुझे अपने प्रोसीजर्स तो लगाना पड़ेंगे। The nature, timing and extent of audit procedures while using the work of expert will depend on factors like again materiality, risk of misstatement, auditor's own knowledge, availability of other audit evidences. बट जब मुझे एक्सपर्ट का कोई ओपिनियन मिलेगा तो मैं ब्लाइंडली रिलाई नहीं करता, मैं उसे इवेल्युएट करता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम में इनमें से हर टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे गए इस पे कई बार, हाउ टू इवेल्युएट द वर्क ऑफ एक्सपर्ट। सबसे पहले आप एक्सपर्ट के ओपिनियन को मांगिए और उससे पूछिए कि वो ये ओपिनियन पे कैसे आया। उसके लिए उसका सोर्स डेटा होगा और अजम्पशंस होंगे, उसकी रीजनेबलनेस वेरीफाई करो। फिर अपने खुद के टेस्ट ऑफ डिटेल लगाओ, जैसे कि उसने जो कैलकुलेशन किए खुद करके देखो, जैसे कि उसने कोई कंफर्मेशंस लिए तो वो चेक करिए, जैसे कि आप खुद अपने हिसाब से कैलकुलेशंस करके एक बार क्रॉस चेक करिए।
ये सब करने के बाद अगर आपको कोई डाउट है उससे पूछिए, फिर आपको रिलायंस होना चाहिए कि एक्सपर्ट का काम ठीक है या नहीं, यानी एक्सपर्ट के वर्क पे ब्लाइंडली रिलाई नहीं कर सकते। और फाइनली एक्सपर्ट के वर्क के आधार पे आप अपना ओपिनियन बनाओगे तो रिपोर्ट में लिख नहीं सकते कि मैंने एक्सपर्ट के वर्क पे रिलाई किया। हाँ, अगर उसने एक्सपर्ट ने रिपोर्ट मॉडिफाई की थी कि भाई कंपनी पे ये जो केस लगा है कोर्ट का, कंपनी हार जाएगी, जबकि कंपनी सोच रही है कि वो जीत जाएगी और प्रोविजन नहीं बना रही है, पर एक्सपर्ट बोल रहा है हार जाएगी और मैं भी बोल रहा हूँ हार जाएगी, तो मैं रेफरेंस दे सकता हूँ कि एक्सपर्ट से भी ओपिनियन दिया और उसका ओपिनियन भी है कि कंपनी हार जाएगी पर कंपनी ने प्रोविजन नहीं बनाया है। पर ध्यान रखना, आप एक्सपर्ट का रेफरेंस देने के बाद ये लिखोगे कि एक्सपर्ट का वर्क यूज करने से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में कोई कमी नहीं आई, यानी यू कंटिन्यू टू बी रिस्पॉन्सिबल इवन इफ यू यूज द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट। 620, 700, 700, 705 और 706 मेरे हिसाब से ये तीनों के तीनों स्टैंडर्ड्स हो गए हैं रिवाइज, पर रिवाइज स्टैंडर्ड अभी एप्लीकेबल है नहीं। इनफैक्ट उसकी एप्लीकेबिलिटी एक साल और डेफर कर दी गई है, यानी कि नवंबर 2017 में भी लागू नहीं होंगे, उम्मीद भी नहीं है कि मई 2018 में लागू होंगे। तो नए स्टैंडर्ड है 700, 701, 705, 706, ये तीनों लागू अभी तो नहीं होने वाले 2-3 अटेम्प्ट तक, तो पुराने वाले कोर्स में है, पुराने वाले अपन पढ़ लेते हैं, क्योंकि नए आए तो शायद इसका रेलेवेंस थोड़ा कम हो। 700 ऑडिट रिपोर्ट की बात करता है। बेसिकली दो बातें हैं, फॉर्मिंग एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड द सेकेंड मैटर इज ऑडिट रिपोर्ट। फॉर्मिंग एन ओपिनियन, पहला पॉइंट सुनो। 700 स्टैंडर्ड बोलता है ओपिनियन फॉर्म करने से पहले आपको ऐसे 330 में जो रिस्पॉन्स डेवलप करना चाहिए था वो आपने डेवलप किया है। बी, ऐसे 450 में कोई मिसस्टेटमेंट को जिस तरह से इवेल्युएट करके उसके ऊपर रिपोर्टिंग करना थी वो आपने की है, तो ही आप ओपिनियन फॉर्म करोगे। और ओपिनियन फॉर्म करते समय आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखना सी, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, क्या उसमें यूज की गई टर्म्स अंडरस्टैंडेबल एक्सप्लेनेबल है, क्या वो कंप्लीट और प्रिसाइज है, क्या पॉलिसीज का सिलेक्शन अप्रोप्रिएट है, क्या एस्टिमेट्स की चॉइस प्रॉपर है। एस्टिमेट्स ठीक है, पॉलिसीज ठीक है, प्रेजेंटेशन सही है, टर्म्स यूज सही की है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार बनाए गए, अकाउंटिंग पॉलिसीज प्रॉपर यूज की गई है, ये सब हो तो आप रिपोर्ट करना। अगर फेयर प्रेजेंटेशन है तो और देखना क्या ट्रू एंड फेयर व्यू आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये सब हो तो ओपिनियन बनाना। ओपिनियन दो तरह के होते हैं, अनमॉडिफाइड और मॉडिफाइड। अनमॉडिफाइड ओपिनियन ऐसे 700 में है, मॉडिफाइड ओपिनियन 705 में, एम्फेसिस ऑफ मैटर अदर मैटर 706 में। ठीक है, यानी 700 में सिर्फ अनमॉडिफाइड ओपिनियन है, यानी कि ट्रू एंड फेयर व्यू वाला ओपिनियन। एक्चुअल में अनमॉडिफाइड ओपिनियन दो होते हैं। अगर कंप्लायंस फ्रेमवर्क है तो हम लिखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। लेकिन अगर आपका ओपिनियन कंप्लायंस की बजाय फेयर प्रेजेंटेशन में है, तो ये जो लिखा ये लिखने के साथ साथ आप लिखोगे दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑल्सो गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू of the position in case of balance sheet, of profit or loss in case of statement of P&L, of cash flows in case of cash flow statement. ट्रू एंड फेयर व्यू की बजाय दूसरा फ्रेज भी यूज कर सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रेजेंटेड फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट, ये भी एक्सेप्टेबल है इक्वली, ज्यादा ट्रू एंड फेयर व्यू चलता है। ऑडिट रिपोर्ट बनाते समय उसमें टाइटल होगा इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, एड्रेस ही होगी अपॉइंटिंग अथॉरिटी या शेयर होल्डर। एड्रेस करने के बाद इंट्रोडक्शन में देंगे कि हमने किस एंटिटी का ऑडिट किया है, कौन से साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, क्या क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, और साफ तौर पे ये फैक्ट कि इसमें नोट्स टू अकाउंट शामिल है। फिर मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बाद ओपिनियन पैराग्राफ। हेडिंग डलती है सब टाइप के ओपिनियन में, अनमॉडिफाइड ओपिनियन, मॉडिफाइड ओपिनियन और ओपिनियन का पैराग्राफ आता है। इसके बाद अगर किसी लॉ एंड रेगुलेशन में कोई रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है जैसे कि कारों की या कुछ, तो वो आएगा। और फिर आखिरी में हम क्या करेंगे, ट्रू एंड फेयर व्यू देते के साथ साथ थिंकिंग यू योर्स फेथफुली, ऑडिटर का नाम, उसकी मेंबरशिप नंबर, उसकी फर्म का नाम, फर्म की मेंबरशिप नंबर, उसकी डेजिग्नेशन, डेट और प्लेस, ये सब रिपोर्ट में आएगा। अगर रिपोर्ट का फॉर्मेट लॉ ने दिया है तो फिर उस केस में लॉ का फॉर्मेट यूज कर लो, पर एटलीस्ट ये जो चीजें हैं, जो टाइटल्स है, ये सब कंटेंट आना चाहिए। खास तौर पे उसमें ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी में आना चाहिए दैट ऑडिट इज कंडक्टेड एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग।
इतना लिख दिया तो ऑटोमेटिकली फिर पढ़ने वाले को हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि हमारा ऑडिट का स्कोप क्या है। लेकिन अगर लॉ का फॉर्मेट इस फॉर्मेट से मैच नहीं करता है तो आप एक्स्ट्रा चीजें दे दे नहीं दे सकते, और रिजिड फॉर्मेट है और ऐसे से मैच ही नहीं करता है, तो फिर हम मजबूरन लॉ के फॉर्मेट में रिपोर्ट देंगे, पर ये लाइन फिर नहीं लिखेंगे कि ऑडिट इज कंडक्टेड एज पर एसएस। अगर आपने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और इंडियन स्टैंडर्ड्स दोनों के साथ ऑडिट किया है और अगर आपका ओपिनियन सेम जा रहा है तो आप कॉमन रिपोर्ट दे सकते हो। वहां पे आप लिखना ऑडिट इज डन एज पर नेशनल स्टैंडर्ड एसएस एज वेल एज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग आईएसएस। पर ओपिनियन अलग अलग है तो रिपोर्ट कॉमन नहीं होगी, सेपरेट रिपोर्ट्स होगी। ध्यान रखना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर कोई सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन है, जैसे कोई कंपनी वैल्यू एडेड स्टेटमेंट भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ देती है, तो उस केस में अगर आप उसको ऑडिट नहीं कर रहे हो तो रिपोर्ट में साफ साफ लिख देना कि कुछ सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन है जो अनऑडिटेड है, जो ऑडिटेड स्टेटमेंट्स का पार्ट नहीं है। 705 बात करता है मॉडिफाइड रिपोर्ट की। मॉडिफिकेशन 3 तरह के होते हैं, ओपिनियन 2 तरह के, मॉडिफाइड अनमॉडिफाइड। मॉडिफाइड 3 तरह का, क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर। ये पता है तुमको? सब गलत है एडवर्स, कुछ चेक नहीं कर पाए डिस्क्लेमर, सब सही है कुछ को छोड़ के क्वालिफाइड, सब चेक कर लिया कुछ चीजों को छोड़ के क्वालिफाइड। यानी जब आप बोलते हो नो ट्रू एंड फेयर व्यू एडवर्स, जब आप बोलते हो ट्रू एंड फेयर व्यू विद एक्सेप्शंस क्वालिफाइड। आई शुड अदर से नो ट्रू एंड फेयर व्यू एडवर्स, नो व्यू वी कुड नॉट चेक डिस्क्लेमर, ट्रू एंड फेयर व्यू एक्सेप्ट फ्यू थिंग्स क्वालिफाइड, ट्रू एंड फेयर व्यू एक्सेप्ट वी कुड नॉट चेक फ्यू थिंग्स क्वालिफाइड। यानी ऐसा कहते हैं कि किसी मिसस्टेटमेंट या लिमिटेशन, सही है ना, मिसस्टेटमेंट यानी गलती पकड़ में आई है जो मैनेजमेंट ने सही नहीं की है, अनकरेक्टेड मटेरियल मिसस्टेटमेंट, उससे क्या होती है रिपोर्ट एडवर्स या क्वालिफाइड। लिमिटेशन मतलब अपन चेक नहीं कर पाए, कोई मजबूरी थी, डेटा गायब हो गया, घूम गया, मैनेजमेंट ने नहीं दिया, लॉ सीज करके ले गया, नेचुरल कैलामिटी में चली गया, तो फिर इस केस में हम चेक ही नहीं कर पाए, तो हम ये नहीं बोलेंगे गलत है, हम बोलेंगे चेक ही नहीं कर पाए डिस्क्लेमर। पर कुछ चीजें नहीं कर पाए बाकी सब हो गया, तो फिर क्या देंगे क्वालिफाइड। तो दोस्तों ऐसा बोलते हैं कि ओपिनियन मॉडिफाई होने के मेनली 2 कारण है, एक मिसस्टेटमेंट और एक लिमिटेशन। मिसस्टेटमेंट अगर परवेजिव है, पूरे ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करेगा, तो ओपिनियन क्या जाएगा एडवर्स। मिसस्टेटमेंट अगर परवेजिव नहीं है, इंडिविजुअल लेवल पे अफेक्ट कर रहा है, तो फिर क्वालिफाइड। सिमिलरली अगर लिमिटेशन परवेजिव है, ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट कर रहा है, डिस्क्लेमर इंडिविजुअल अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, डिस्क्लोजर को अफेक्ट कर रहा है, तो क्वालिफाइड। मिसस्टेटमेंट नॉर्मली 3 कारण से होते हैं, रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, रॉन्ग एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, इनएडिक्वेट और इनकम्प्लीट डिस्क्लोजर्स। 3 लिमिटेशन 3 तरह के होते हैं। 1 ऑडिटर्स ओन लिमिटेशन, स्टॉक रिमोट लोकेशन पर है, अंडरग्राउंड है, ठंडी जगह पे रखा हुआ है, चेक नहीं कर पाया। लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय सर्कमस्टांसेस लॉ, मैनेजमेंट लॉ ने सपोज कोई डेटा सीज करके रखा है, इनकम टैक्स अथॉरिटी चुरा कर ले गई है, चोर नहीं बोलते यार उनको, इनकम टैक्स अथॉरिटी उठा कर ले गई है, और मैनेजमेंट इम्पोज, मैनेजमेंट डेटा नहीं दे रहा है, ये लिमिटेशन है। इसमें ध्यान रखना मैनेजमेंट इम्पोज लिमिटेशन में नॉर्मली ऑडिटर विड्रॉ कर लेगा, अनलेस उसे लगता है कि मैटर बहुत ओवरऑल परवेजिव नहीं है, या फिर उसे लगता है कि अब विड्रॉ करने में लीगल प्रॉब्लम हो सकती है, मैनेजमेंट हम पे केस लगा सकता है कि आखिरी समय भाग गया, तो हम डिस्क्लेमर की तरफ जाते हैं, नहीं तो मैनेजमेंट इम्पोज लिमिटेशन में तो हम ऑडिट से विड्रॉ ही कर लेते हैं। ठीक है, जब भी ओपिनियन ड्राफ्ट करो तो ध्यान रखना ए बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ बनेगा, बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन, बेसिस ऑफ एडवर्स ओपिनियन, बेसिस ऑफ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, उसमें कारण बताओगे, रीजंस। बी फाइनेंशियल इफेक्ट बताना कि उससे कौन सी इंडिविजुअल आइटम पे क्या इफेक्ट आया और ओवरऑल प्रेजेंटेशन पे क्या इफेक्ट आया। अगर फाइनेंशियल इफेक्ट नहीं निकाल सकते तो लिखना इम्प्रैक्टिकेबल है। अगर कोई डिस्क्लोजर से रिलेटेड क्वालिफिकेशन है कि रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर नहीं दिया, तो प्रैक्टिकल हो तो आप दे दो डिस्क्लोजर क्वालिफाई करके, नहीं हो तो लिख दो कि प्रैक्टिकल नहीं है डिस्क्लोजर देना और ये डिस्क्लोजर मिसिंग है। इस तरह से मिसस्टेटमेंट ड्राफ्ट किए जाते हैं। पहले मिसस्टेटमेंट यानी कि पहले इस तरह से मॉडिफिकेशन ड्राफ्ट किए जाते हैं। पहले मॉडिफिकेशन को बोल्ड इटैलिक्स में ऑडिट रिपोर्ट में देना जरूरी होता था, अब ऐसा जरूरी नहीं है।
706 में सिर्फ दो बातें, एम्फेसिस ऑफ मैटर और अदर मैटर। एम्फेसिस ऑफ मैटर का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई चीज दी गई है, आपको उसके ऊपर एम्फेसिस डालना है, तो आप एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ डालोगे। ये नॉर्मली ओपिनियन के बाद आता है, अदर मैटर से पहले। कोई चीज ऐसी है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहीं नहीं है पर मुझे बताना है क्योंकि ऑडिट से कनेक्टेड है, तो फिर अदर मैटर ये नॉर्मली आखिरी में आता है। लास्ट ईयर ऑडिट नहीं हुआ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, अदर मैटर। क्यों बता रहे हो? ताकि यूजर को पता पड़े प्रीवियस ईयर फिगर्स अनऑडिटेड है। नोट नंबर 17 में कंपनी ने बताया है कि उसके गोइंग कंसर्न पे डाउट है, लेकिन उसके पास कुछ ऐसे ऑप्शंस आ गए जिससे वो गोइंग कंसर्न कंटिन्यू कर लेगी। इस मुद्दे को मैं एम्फेसाइज करना चाहता हूँ, एम्फेसिस ऑफ मैटर। सब्सिक्वेंट इवेंट के कारण मैंने रिपोर्ट ड्यूअल डेट करी है, तो फिर एम्फेसिस ऑफ मैटर, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मुद्दा कहीं दिख रहा होगा। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं दिख रहा है तो अदर मैटर। 706 710 एक इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है बहुत। कंपैरेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दो तरह की होती है, करस्पॉन्डिंग ईयर फिगर्स और एक कंपैरेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। करस्पॉन्डिंग ईयर फिगर्स और कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये दोनों मिलके क्या कहलाते हैं? कंपैरेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। करस्पॉन्डिंग ईयर फिगर्स यानी प्रीवियस ईयर फिगर्स, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी 2 साल के फाइनेंशियल या 2 से अधिक साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक साथ टेब्यूलर फॉर्म में प्रेजेंट करना। करस्पॉन्डिंग ईयर फिगर्स में बेसिक सवाल, आप इस साल के ऑडिटर हो, पिछले साल का कोई और था और आपने इस साल ऑडिट किया और आपको प्रीवियस ईयर में गलतियां पकड़ में आई, क्या वो प्रीवियस ईयर की गलतियों को रिपोर्ट करोगे? ए, अगर करंट ईयर को अफेक्ट कर रही है तो करना ही है, अगर करंट ईयर को अफेक्ट नहीं कर रही तो भी करना है। लॉजिक उसका ये है कि ऐसे बोलता है, ऑडिटर इज नॉट एन ऑडिटर ऑफ करंट ईयर फिगर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ही इज एन ऑडिटर ऑफ करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और कंपनीज एक्ट और ऐसे दूसरे कई सारे एक्ट में करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंटीग्रल पार्ट होता है प्रीवियस ईयर फिगर्स। यानी प्रीवियस ईयर फिगर्स चेक करना है या नहीं, ये तो अपन ने ऐसे 510 ओपनिंग बैलेंस में पढ़ा था। गलती मिली तो रिपोर्ट करना है नहीं, वो यहां पर बताया गया। सर अगर पिछले साल की गलती इस साल को अफेक्ट करे तो रिपोर्ट किया, हाँ। नहीं करे तो भी रिपोर्ट किया, हाँ। पर ये रिपोर्ट देते समय साफ साफ लिख देना कि हमारा मॉडिफिकेशन सिर्फ प्रीवियस ईयर फिगर्स पे, इसका करंट ईयर पे कोई इंपैक्ट नहीं है। सर कभी लास्ट ईयर ऑडिट रिपोर्ट मॉडिफाइड थी और वो इस साल करेक्ट हो गए तो भी बताना है क्या? नहीं बताना। नहीं हुए करेक्ट तो बताना पड़ेगा कि अभी भी गलती है। ठीक है। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है, 2 या उससे ज्यादा साल के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक साथ दिए जाते हैं टैब्यूलर फॉर्म में। इसमें आप क्या करते हो, आप चेक इस साल का करते हो और प्रीवियस ईयर से रिलेटेड मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेते हो और ऑडिटर की रिपोर्ट मांग लेते हो और आप अपनी रिपोर्ट दे देते हो सारे सालों पे, जिसमें आप रिलाई करते हो प्रीवियस ईयर्स पे, प्रीवियस ऑडिटर पे, अगर कोई दूसरा ऑडिटर था तो। इसलिए ऐसी रिपोर्ट में आपको लिखना पड़ता है, क्या लिखना पड़ता है कि प्रीवियस ईयर का ऑडिट किसी और ने किया था तो किसने किया था, उसकी ऑडिट रिपोर्ट की डेट क्या है और उसका नेचर ऑफ ओपिनियन क्या है। ध्यान रखना, पिछले साल के ऑडिटर की रिपोर्ट अगर मॉडिफाइड थी और इस साल मैनेजमेंट ने प्रीवियस ईयर को रीस्टेट करके करेक्ट कर दिया है तो आप अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे सकते हो। लेकिन प्रीवियस ईयर ऑडिट हुआ था, इस साल अब हम कंपैरेटिव पे रिपोर्ट दे रहे हैं, पिछले साल की अनमॉडिफाइड रिपोर्ट थी और आपको इस साल चेकिंग करते करते एवं ही पिछले साल की कोई गलती नजर आ गई। अब आप चाहते हो कि क्योंकि मुझे कंपैरेटिव में हर साल पे रिपोर्ट देना है तो मैं पिछले साल की रिपोर्ट मॉडिफाई और इस साल की अनमॉडिफाइड दूं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि पिछले साल के ऑडिटर ने अनमॉडिफाइड रिपोर्ट दी है। तो उसकी मॉडिफाइड थी तो मेरी अनमॉडिफाइड हो सकती है अगर मैनेजमेंट सही कर दे तो रेट्रोस्पेक्टिवली, पर अगर उसकी अनमॉडिफाइड थी तो मैं मॉडिफाई नहीं दे सकता। इससे क्लैश होता है दो प्रोफेशनल्स के बीच में। ऐसे केस में आप सिर्फ करंट ईयर पे ओपिनियन देना, तो फिर वो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ओपिनियन ही नहीं बचेगा। हाँ नहीं बचेगा। अगर चाहिए तो फिर मैनेजमेंट को बोलो पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही करो, पिछले साल के ऑडिटर से वापस से ओपिनियन दिलवाओ, फिर मैं दोनों साल के ऊपर ओपिनियन दूंगा। पूरे प्रोसेस में याद रखना, प्रीवियस ईयर के फिगर्स या प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अनऑडिटेड है तो लिखना पड़ता है। सिमिलरली प्रीवियस ईयर अगर किसी और ने ऑडिट किया है तो भी लिखना पड़ता है कि कौन ऑडिटर थे, डेट ऑफ रिपोर्ट क्या थी और नेचर ऑफ ओपिनियन क्या था। कंपैरेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वेरी इंपॉर्टेंट।
वाह, आज तो यार क्या स्पीड है, बहुत बढ़िया सर। स्पीड तो आना ही चाहिए, कल पेपर है और आज अभी देख रहे हैं। और कितना बाकी है, बस खत्म, स्टैंडर्ड्स हमारे फिनिश। इसके बाद तो बस वो स्पेशल स्टैंडर्ड्स बाकी है। 720 ऐसे 720 किसकी बात करता है, 720 दोस्तों बात करता है। रीडिंग अदर इंफॉर्मेशन, आपने देखा होगा आपकी बैलेंस शीट, ऑडिट रिपोर्ट, उसके ऊपर डायरेक्टर रिपोर्ट, मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस रिपोर्ट, सब एक साथ बंच का बन जाता है। ये स्टैंडर्ड बोलता है कि ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर जो जो चीज़ें लगी है ना, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है, आपने ऑडिट भी नहीं किया, पर क्योंकि साथ में जा रही है तो उसके बारे में आप पता कर लो। क्या होता है ना, देखो जब तुम लड़की देखने जाओगे तो तुम्हारे साथ जो दोस्त गए ना, उसके बारे में भी लड़की वाले पता जरूर करेंगे, क्योंकि उससे आपका समझ में आएगा, क्योंकि संगत का गुप्त असर स्वभाव पर पड़ता है। तो मेरी बैलेंस शीट के साथ जो डायरेक्टर रिपोर्ट जा रही है वो पढ़ लो, क्योंकि डायरेक्टर रिपोर्ट में अगर कुछ गड़बड़ गड़बड़ बातें की गई हैं तो हो सकता है कि इससे लोगों को मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे भी डाउट हो, या हो सकता है कि डायरेक्टर रिपोर्ट पढ़ के समझ में आए कि हमको तो मामू बनाया गया, हमें कुछ बोल रहे थे, एक्चुअल में कुछ और है। इसलिए यू शुड रीड अदर इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन द डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो आप क्या करो, ऑडिट रिपोर्ट देने से पहले ही मैनेजमेंट को बोल दो कि भाई मैनेजमेंट डायरेक्टर रिपोर्ट की ड्राफ्ट कॉपी दे दो। मैनेजमेंट बोलेगा पहले ऑडिट रिपोर्ट दो, बाद में देंगे तो हम उसे समझाएंगे, देख भाई तू पहले ड्राफ्ट बना के दे दे, नहीं दिया तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम ऑडिट रिपोर्ट देंगे, फिर तो डायरेक्टर रिपोर्ट इशू करेगा, फिर ऐसे 560 में हम डायरेक्टर रिपोर्ट अगर पढ़े और अगर कुछ गड़बड़ निकली तो फिर हम तो सीधे 560 में अपनी ऑडिट रिपोर्ट ही विड्रॉ कर लेंगे, फिर नाम भी खराब होगा और मेहनत भी पड़ेगी। इतना सा बोलने में तो वो घर पे छोड़ के जाएगा तुम्हारे। डायरेक्टर्स रिपोर्ट आ गई अपने पास, अपन ने एक बार पढ़ लिया, अब दो तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। एक होती है मटेरियल इनकंसिस्टेंसीज और एक होता है मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। पहले पढ़ते हैं मटेरियल इनकंसिस्टेंसी। इसमें मतलब क्या है, डायरेक्टर रिपोर्ट में कोई एक ऐसी चीज लिखी गई है जो हमारी इंफॉर्मेशन के अगेंस्ट है। हमें डायरेक्टर कह रहा था कि ये इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म है, इसलिए हमने इस सब्सिडरी को कंसोलिडेट नहीं किया, जबकि डायरेक्टर्स रिपोर्ट में वो लिख रहा है कि इस कंपनी में हमारे लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है और आगे फ्यूचर ग्रोथ इसी कंपनी से आएगी। इनकंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन। हमें बोल रहा है शॉर्ट टर्म है और वहां पे बोलता है कि लॉन्ग टर्म है, हमें यहां गलत इंफॉर्मेशन दी, वहां कुछ और है, ये इनकंसिस्टेंसी। अब आप क्या करोगे, ए, अगर गलत हमें बताया गया यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है, रिपोर्ट मॉडिफाई कर दो, सिंपल है, बोल दो कि ये सब्सिडरी है, फिर भी मैनेजमेंट नहीं मान रहा है। बी, अगर इंफॉर्मेशन गलत दी है डायरेक्टर्स रिपोर्ट में, से फॉर एग्जांपल वो इन्वेस्टमेंट तो डायरेक्टर रिपोर्ट इशू होने के 1 महीने बाद बेच भी दिया गया है, तो इसका मतलब हमारे पास सही जानकारी थी, डायरेक्टर रिपोर्ट में गलत इंफॉर्मेशन दी। अब मैं फंस जाऊंगा, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू, बट अदर डॉक्यूमेंट्स हैव समथिंग व्हिच इज इनकंसिस्टेंट विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सर अपने क्या करना, जाने दो, नहीं है, क्योंकि लोग दोनों पढ़ेंगे ना तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और फिर डाउट आएगा तो उनको नहीं मालूम सही क्या है गलत क्या है। इस केस में आप लीगल ओपिनियन ले लो कि हम इस मैटर को कैसे रिजॉल्व करें, ठीक है। दूसरा होता है मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। डायरेक्टर रिपोर्ट में कोई गलत बात लिखी गई है जिसका ऑडिटर से कोई लेना देना नहीं है। जैसे डायरेक्टर रिपोर्ट में सारे डायरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन दी गई है, उस इंफॉर्मेशन में डायरेक्टर का लड़का भी डायरेक्टर बन चुका है और उसकी क्वालिफिकेशन में लिखा हुआ है कि लड़के ने यूएस से एमबीए किया, जबकि हमको मालूम है सीपीटी में वो अपनी पड़ोस वाली बेंच पे बैठता था और 6 अटेम्प्ट तो दिए उसने। फिर डायरेक्ट एंट्री से आना चाह रहा था, लेकिन बीकॉम के परसेंटेज कम होने के कारण वो भी नहीं कर पाया। दूर जाना तो बहुत दूर की बात है, मोहल्ले के कॉलेज में नहीं दिखा होगा कभी, झूठ लिखा हुआ है कि इसके पास ये सब डिग्री। अब आप बताओ गलत डिग्रियां लिखी है तो तुमको एज एन ऑडिटर क्या करना है यार, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड ही नहीं है। इसे बोलते हैं मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ फैक्ट।
इसके ऊपर भी आप लीगल ओपिनियन लें कि यार ये मैटर लिखना है या नहीं, और अगर लिखना हो तो फिर इसे अदर मैटर करके रिपोर्ट में लिखना। इनसे रिपोर्ट का ओपिनियन मॉडिफाई नहीं होगा क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट नहीं करते। याहू टुडुडू 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 700 सीरीज खत्म। 200 से 700 के हमारे सारे स्टैंडर्ड्स फिनिश। एक बार क्विकली हम सारे स्टैंडर्ड्स के नंबर्स को याद रखने का तरीका देख लें। 200 सीरीज सबसे पहले शुरू होगी किससे? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट एज पर एसेस। ये तो याद ही रखना पड़ेगा, सही बात है ना। 210 एंगेजमेंट की हमने, कैसे? भाग कर, भाग के। गर्मी का मौसम था तो 220 क्वालिटी आइसक्रीम खाई हमने, क्वालिटी वॉल्स की, क्वालिटी कंट्रोल 220। 230 भाग गए, तब हमने बोला कि शादी क्या करें, कोर्ट मैरिज डॉक्यूमेंटेड। 230 डॉक्यूमेंटेड। कोर्ट मैरिज होने के बाद जब हमारी सारी संपत्ति पे उसका आधा आधा अधिकार आ गया तो उसने अगले ही दिन वो हमें छोड़ के भाग गई। बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है? 240 फ्रॉड्स। उसने कोई लॉ, कोई रेगुलेशन, किसी चीज को कंसिडर नहीं किया, कोई रीति, कोई रिवाज, कोई संबंध, कोई कल्चर, नो कंसिडरेशन ऑफ लॉस एंड रेगुलेशन, एंड शी रैन अवे। 250। हम दादाजी के पास गए, गवर्निंग बॉडी के पास। 260। हमने बोला क्या करें? दादाजी ने बोला ओहो, इतनी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल, ऐसा कैसे हो गया कि तुमने बात की शादी कर ली और यहां किसी को पता भी नहीं पड़ा? दादाजी ने बोला चिंता मत कर, तहकीकात करेंगे। और जब तहकीकात की गई तो मालूम पड़ा कि सब मिले हुए थे, जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉइंट ऑडिटर्स। लड़की वाले, उसके भाई, उसकी बहन, उसकी सिस्टर, उसकी सहेली, हमारे दोस्त, सब मिले हुए थे। इट वॉज अ वेल प्लान्ड, इट वॉज अ वेल प्लान्ड षड्यंत्र। 300। हमें समझ में आया कि हमें पहले अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनवायरनमेंट, एंटिटी और इंटरनल कंट्रोल्स लेके रिस्क असेस कर लेना था, क्योंकि ये मुद्दा बहुत मटीरियल है, ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। उसके आधार पे हमें रिस्पॉन्स डेवलप करना था। 315, 320, 330 रिस्क असेसमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंटिटी, एनवायरनमेंट, मटीरियलिटी एंड रिस्पॉन्स टू असेस रिस्क। और हमें अगर समझ नहीं आ रहा था कुछ भी तो हमें इसे डिटेक्टिव को दे देना था। यू शुड यूज द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग द वर्क एंटिटीज, ऑडिट ऑफ एंटिटीज, स्पेशल कंसिडरेशन ऑडिट ऑफ एंटिटीज यूजिंग वर्क ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। 402। ऐसा सब करने से फाइनली हमें मिसस्टेटमेंट पता पड़ जाते। एक्सक्यूज मी, 450। ओके, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स, एंगेजमेंट, क्वालिटी की आइसक्रीम, कोर्ट का डॉक्यूमेंटेशन, फ्रॉड हुआ, कोई रीति रिवाज, लॉ एंड रेगुलेशन नहीं देखा, दादाजी के पास गवर्निंग बॉडी, डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल, सबकी ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी 299, वेल प्लान 300, रिस्क असेस करना था 315 क्योंकि मटेरियल मुद्दा था 320, तब रिस्पॉन्स डेवलप करते 330, डिटेक्टिव भी लगा सकते थे 402, तो इवैल्यूएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट हुई जाता 450, 200, 300, 400 सीरीज। 500 तो बहुत सिंपल है, 500 ऑडिट एविडेंस से याद ही रखना पड़ेगा तुमको, तो बेसिक याद ही हो जाता है। 501 एक मिसलेनियस आइटम है और 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन है। ये तीनों ऑडिट एविडेंस के मुद्दे, जैसे 700, 700, 5, 706 ऑडिट रिपोर्ट, मॉडिफाइड रिपोर्ट, एम्फेसिस ऑफ मैटर, अदर मैटर। 510 सबसे पहले आप चेक करोगे तो क्या ओपनिंग बैलेंस, फिर ऑडिट करने के दो तरीके होते हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर और सैम्पलिंग। ये हो गया 520, 530। फिर 540, 50, 60 मैंने आपको बताया। 40, 5 या 4 क्या लूं एस्टिमेट, 5 5 रिलेटेड पार्टीज, 5 के बाद 6 सब्सिक्वेंट इवेंट्स। ये सब करने के बाद फाइनली क्या आपका 570 गोइंग कंसर्न। मतलब क्या है, आप इसको ऐसा बोल सकते हो कि सर 540 यानी 5 4 क्या लूं, 5 4 क्या लूं एस्टिमेट, 5 और 5 रिलेटेड पार्टी, 5 के बाद क्या आता है 6 एस्टिमेट। सर बहुत ही बुरा था ये वाला, तो बहुत ही बुरा, ऐसे करोगे तो हम जा रहे हैं गोइंग कंसर्न 570। हमने बोला कसम से नहीं जाना, हम नहीं बोलेंगे ऐसे, तो आपने बोला लिख के दो, मैंने बोला 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। 600, 610, 620 को ऐसे याद रख लो,
610 610 वन आई इंटरनल ऑडिटर, वन आई इंटरनल ऑडिटर, वाह सर वाह। 600 ऐसे याद रख लो। ओ अदर ऑडिटर अनदर ऑडिटर, 600 किसकी बात करता है? अदर ऑडिटर अनदर ऑडिटर। अब बचा ही एक एक्सपर्ट तो 620 ही होगा ना यार, तुम भी 600 सीरीज और 700 सीरीज में 700 705 706 देख लिए। 710 कंपैरेटिव्स है, जैसे 510 ओपनिंग बैलेंस है, और 720 स्पेशल स्टैंडर्ड है, रीडिंग अदर इंफॉर्मेशन। ठीक है, मैं चाहता तो आपको एक पूरी कहानी बना के दे देता 200 से लेके 700 तक की, बहुत आसान होती, पर दोस्त क्या होता है ना, एग्जाम में अब आप पूरी कहानी बनाओगे ना तो कभी ऐसे 600 का रेफरेंस देना पड़ा तो 3 मिनट बाद तो 600 पे आओगे, और अगला क्वेश्चन आ गया अगर 710 का तो 4 मिनट उसमें और लग जाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, कहानी एक लेवल तक ही रखते हैं, सब अलग अलग तरीके यूज होते हैं, बहुत रिसर्च गई है यार इन सब के पीछे, तब जाके होता है। चलो अब क्विकली, समय बहुत कम है हमारे पास, क्विकली मैं आपको ओवरव्यू दे दूंगा स्पेशल स्टैंडर्ड्स का। दोस्तों 800 सीरीज जो है वो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क में बनाए गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरल यूजर के लिए नहीं होते, स्पेशल यूजर के लिए होते हैं, इसलिए ध्यान रखना इसमें सारे सारे के सारे एसेज लगेंगे, बस 3 चीजें अलग से ध्यान रखना होती है। पहला, एंगेजमेंट एक्सेप्ट करते समय ये पूछो कि इसका पर्पस क्या है और इसके यूजर्स क्या हैं, जस्टिफाइड हो तो ही एक्सेप्ट करना। दूसरा, ये पूछो कि आप किस फ्रेमवर्क में बना रहे हो, फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल हो ऐसे 210 में तो ही एक्सेप्ट करना, बाकी ऑडिट प्रेमाइस होना चाहिए। फिर एक्सेप्ट करने के बाद जैसे प्रोसीजर्स लगाते वैसे लगाना, और फाइनली रिपोर्ट देते समय साफ साफ लिख देना कि ये स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, सिर्फ इन यूजर्स के लिए रिपोर्ट बनाई गई है। तो 800 तो जनरल है। 805 बात करता है कि अगर आपको ऑडिटर अपॉइंट किया गया है सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, इसका मतलब क्या हुआ? सिर्फ बैलेंस शीट का ऑडिट कर दे भाई, सिर्फ P&L का ऑडिट कर दे भाई, सिर्फ कैश फ्लो ऑडिट कर दे भाई, भाई मेरे सिर्फ स्टॉक का ऑडिट कर दे, तो 805 लगेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इसमें एक चीज का ख्याल रखना आप, क्या, ये असाइनमेंट तभी एक्सेप्ट करना जब पॉसिबल हो। यानी आपको लगता है कि यार सिर्फ बैलेंस शीट का ऑडिट तब तक पॉसिबल नहीं जब तक P&L का ऑडिट हो, तो फिर आप मना कर देना। जैसे सिर्फ कैश फ्लो का ऑडिट करना पॉसिबल है तो वो असाइनमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेन 810 है समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दोस्तों आजकल आप देखते हैं कंपनीज एक्ट में ऐसा अलाउड है कि कंपनीज अब समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भेज सकती है। फॉर्म AOC 3 में कंडेंस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजने की बात की गई है, समरी। अब समरी का मतलब क्या है? पूरी कंप्लीट शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट P&L को मैंने क्या किया, समरी में कन्वर्ट कर दिया। तो ये ऑडिट असाइनमेंट एक्सेप्ट करते समय सबसे पहले आपको पूछना है व्हाट इज द अप्लाइड क्राइटेरिया फॉर कन्वर्टिंग कंप्लीट स्टेटमेंट्स टू समरी। फर्स्ट क्वेश्चन, वो क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल होना चाहिए। अगर वो किसी लॉ ने दे रखा है, जैसे कि सपोज AOC 3 ने ही बता रखा है ये फॉर्मेट है, तो प्रॉब्लम ही नहीं है, वही फॉर्मेट हो, नहीं हो तो फिर एक्सेप्टेबल हो। एक्सेप्टेबल मतलब उसमें पर्याप्त सारी इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो फर्स्ट क्राइटेरिया शुड बी एक्सेप्टेबल। सेकेंड, जो कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिटर है वही समरी का ऑडिट करेगा, नोबडी एल्स। राइट, यानी यू कैन नॉट हैव अनदर पर्सन टू डू ऑडिट ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। थर्ड, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी मेड अवेलेबल ऑन रिक्वेस्ट। यानी आपको साफ लिखना पड़ेगा कि ये समरी है, कंप्लीट यहाँ अवेलेबल है, ये नेट पे जाके डाउनलोड कर लो या यहाँ रिक्वेस्ट भेजो तो हम आपको कुरियर करेंगे। ये 3 कंडीशन होगी तो ही आप समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट एक्सेप्ट करोगे। नेक्स्ट प्रोसीजर, आप ये देखना कि क्या समरी फेयर रिप्रेजेंटेशन है कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो वो तो आप देख लोगे। मुद्दा मेन उठता है रिपोर्टिंग के ऊपर। ध्यान रखना कि अगर कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपकी रिपोर्ट मॉडिफाइड है या अदर मैटर है या एम्फेसिस ऑफ मैटर है, तो समरी में वो मैटर आना ही आना चाहिए। हो सकता है समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप रिलेटेड पार्टी की इंफॉर्मेशन डिटेल में ना दो, और कोई रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड कोई मॉडिफिकेशन है जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए रेलेवेंट ना हो तो भी देना पड़ेगा। तो कोई भी मिसस्टेटमेंट या कोई भी मॉडिफिकेशन या कोई भी एम्फेसिस ऑफ मैटर, अदर मैटर अगर स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गया है तो समरी की रिपोर्ट में जाएगा ही जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, हो सकता है कि कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिपोर्ट अनमॉडिफाइड है, पर आपको लगता है कि समरी प्रॉपर नहीं बनाई गई है, क्राइटेरिया ढंग से नहीं लगाए गए हैं, अकाउंट्स की क्लबिंग प्रॉपर नहीं हुई है, मिस
इंफॉर्मेशन जो है वो मिसलीडिंग है, इनकम्प्लीट है, तो फिर आप समरी के ऊपर मॉडिफाइड रिपोर्ट दे सकते हो। फिर आप ये लिखोगे समरी इज नॉट अ फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और ध्यान रखना समरी रिपोर्ट में साफ लिख देना कि ये समरी है, कंप्लीट रिपोर्ट कोई और है, और वो रिपोर्ट कहाँ पे कहाँ से मिल सकती है वो पूरी इंफॉर्मेशन देना होगी। 800 सीरीज, 2400 सीरीज, 2400, 2410, ये दोनों बेसिकली रिव्यू की बात करते हैं। मैं बस रिव्यू समझाऊंगा आपको। रिव्यू का मतलब क्या होता है? ऊपरी तौर पे चीजों को चेक कर लेना। इसका मतलब एग्जैक्टली क्या होता है ऊपरी तौर पे चीजों को चेक कर लेना? रिव्यू प्राइमरीली मींस दैट हम टेस्ट ऑफ डिटेल नहीं लगाते, हम सिर्फ दो प्रोसीजर लगाएंगे, एक इंक्वायरी, दूसरा एनालिटिकल प्रोसीजर। जहां ऑडिट करने में 2 से 3 महीने लगते हैं, वहां रिव्यू 2 से 3 दिन में होता है। हम जब ऑडिट करते हैं तो हम टेस्ट ऑफ डिटेल्स लगा लगा के रीजनेबल हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस देते हैं। हम रिव्यू में सिर्फ ऊपरी ऊपरी तौर पे चीजें चेक करके नेगेटिव या एक मॉडरेट अश्योरेंस देते हैं। ऑडिटर बोलता है, ऑडिट में ऑडिटर कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। रिव्यू में प्रैक्टिशनर बोलता है nothing has come to our knowledge which makes us to believe that financial statements are materially misstated। इसे बोलते हैं नेगेटिव अश्योरेंस, मॉडरेट अश्योरेंस। यहाँ पे हम ये आश्वासन दे रहे हैं कि कुछ गलत नहीं है, पर ये नहीं बोल रहे सब सही है। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। आपके स्कूल में पीटीएम हुई, पीटीएम में आपके लिए तो टीचर ने क्या क्या बोला छोड़ो ही मत, एडवर्स ओपिनियन। हमारी सिस्टर के लिए पॉजिटिव अश्योरेंस दिया, अरे बहुत अच्छा पढ़ती है, बहुत बढ़िया है, एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास, ये तो पार होगी होगी। पर हमारा बीच वाला भाई है बहुत ही सुस्त टाइप का, एकदम लो प्रोफाइल मेंटेन करने वाला। उसके लिए जब गए ना तो टीचर ने देखा याद भी नहीं आया ढंग से, फिर थोड़ा बहुत पूछा, पता किया कौन है, याद आया तो बोला हाँ 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 ऐसा कुछ गलत तो नहीं है। इसका मतलब टीचर उसके बारे में बहुत अच्छे से नहीं जानती है, थोड़ा बहुत इंक्वायरी और अपने जनरल एनालिसिस से जवाब दे दिया। इसलिए रिव्यू में हम सिर्फ इंक्वायरीज करते हैं और एनालिटिकल प्रोसीजर लगाते हैं। इसलिए रिव्यू का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हैविंग अ गुड साउंड नॉलेज ऑफ द बिजनेस, ताकि आप एनालिटिकल प्रोसीजर लगा के देख सके कि कहीं कुछ मटीरियली मिसस्टेटेड प्राइमा फेसी तो नहीं मिल रहा है। बाकी आप सिर्फ इंक्वायरी करते हो। काय की इंक्वायरी? अकाउंटिंग पॉलिसी, एस्टिमेट्स, चेंजेस, रिलेटेड पार्टी, सब्सिक्वेंट इवेंट, सिग्निफिकेंट मैटर्स, major changes in estimates, major changes in business environment, going concern issues, related parties, ये सब चीजें जो जो अपन एसेज में पढ़ते हैं ना, सबकी इंक्वायरी कर करके देख लेते हैं सब कुछ प्रॉपर है या नहीं, और फिर रिपोर्ट दे देते। ठीक है। नॉर्मली आप देखोगे भारत में रिव्यू इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे होता है, इसलिए उसके ऊपर 2410 नाम का एक पूरा अलग से स्टैंडर्ड दिया गया जो डिटेल में बताता है रिव्यू कैसे होगा। 2400 में बेसिक प्रिंसिपल है, 2410 इसी डिटेल प्रिंसिपल को डिटेल करता है। ठीक है। थोड़ा सा हम रशिंग जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम। 3400 3000 सीरीज में 3 स्टैंडर्ड है, 3400, 3402, 3420। 3400 बात करता है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की, इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है। ये स्टैंडर्ड बेसिकली कहता है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यानी फ्यूचरिस्टिक। फ्यूचरिस्टिक का मतलब क्या हुआ? प्रोजेक्टेड डेटा। दो चीजें होती है, एक प्रोजेक्शन और एक फोरकास्ट। प्रोजेक्शन थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होता है, फोरकास्ट थोड़ा सा शॉर्ट टर्म होता है। आप रिजल्ट की फोरकास्टिंग करोगे कि यार मेरा रिजल्ट ये आना चाहिए पेपर देने के बाद, पर आप अपने करियर में कितना पैसा कमाओगे इसका प्रोजेक्शन करोगे। दोनों चीजें बनाई जा सकती हैं, उसका दोनों का ऑडिट भी हो सकता है। ऑडिट करने वाला हमारा ऑडिटर को आप क्या बोलना? प्रैक्टिशनर। ये रिपोर्ट भी देखा क्या सर प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में? हाँ सर कैसे दे सकते हैं, ये तो फ्यूचरिस्टिक डेटा है, इसका कोई भरोसा थोड़ी देंगे ये सही है या नहीं है, इसीलिए तो ऐसे ई बनाया गया है, अदर एश्योरेंस है ये, नॉट ऑडिट। इसमें प्रैक्टिशनर क्या करता है? सबसे पहले चेक करता है कि ये जो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है क्या पर्पस है, उसके अनुसार क्या इंफॉर्मेशन दी गई पर्याप्त है, सोर्स डेटा क्या है, और अजम्पशन की रीजनेबलनेस क्या है। कंपनी ने ऐसा तो नहीं बोला हमारी सेल्स हर साल 100% बढ़ेगी। अगर ये अनरीजनेबल है तो फिर ऑडिटर सीधे बोल देगा कि भैया मैं रिपोर्ट नहीं दूंगा, रिपोर्ट मॉडिफाई कर दूंगा। तो अजम्पशन रीजनेबल होना चाहिए, डिस्क्लोजर्स पर्याप्त होना चाहिए, यूजर्स की नीड कंप्लीटली मीट होना चाहिए, ऐसी इंफॉर्मेशन होना चाहिए, और इंपॉर्टेंट है पीरियड प्रॉपर कवर होना चाहिए। बिजनेस का एक साइकिल है जिसमें 2 साल पे अपसाइड आता है, 2 साल डाउन साइड, फिर 2 साल अपसाइड, 2 साल डाउन साइड। तो प्रोस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन कम से कम 4 साल की होना चाहिए। सही है ना? तो ऐसा पूरा एक साइकिल कवर होना चाहिए।
ये चीजें होंगी तो ही आप एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट करने के बाद चेक करना, चेक करके अनरीजनेबल अजम्पशन, रॉन्ग पॉलिसीज, रॉन्ग कैलकुलेशन दिखें तो रिपोर्ट मॉडिफाई कर देना। ध्यान रखना रिपोर्ट में एक चीज जरूर लिखना कि ये प्रोस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन है, हो सकता है एक्चुअल इससे डिफर करें। वी डू नॉट गारंटी द एक्यूरेसी ऑफ सच प्रोजेक्शंस, वी आर ओनली कमेंटिंग ऑन अरिथमेटिकल एक्यूरेसी एंड रीजनेबलनेस ऑफ अजम्पशन। आपको याद होगा कोड ऑफ एथिक्स के शेड्यूल 2 पार्ट 1 के क्लॉज 3 में भी लिखा हुआ है दैट ऑडिटर शुड नॉट वाउच फॉर एक्यूरेसी ऑफ फोरकास्ट, ही विल बी हेल्ड गिल्टी। 3402 हमने देखा था टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट में ऑडिटर क्या करेगा, 3420 नया स्टैंडर्ड है। नए स्टैंडर्ड के बारे में आप डिटेल में जानना चाहें तो दोस्तों ये जिसमें भी रिवीजन हुए हैं, जैसे 2410 है, 3420 है, इसके मेरे पूरे डिटेल्ड अलग से आप देखेंगे फास्ट एजुकेशन के ही चैनल पे डिटेल में नोट्स हैं। ऐसे 610 में भी रिवीजन है, उसका डिटेल में पूरे नॉट नोट्स वीडियो है जिसमें पूरा स्टैंडर्ड मैंने एक्सप्लेन किया। आप इन्हें अगर डिस्कस करना चाहें तो वहां पे आप डिटेल में देखना चाहें तो देखिए, यू डोंट हैव टू मच टाइम एनीवेज। बट 3420 की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको ओवरव्यू देता हूं। ये क्या है, बेसिकली द स्टैंडर्ड इज ऐसा है, ये कर दिया तो क्या होगा का ऑडिट, ऐसा है ये कर दिया तो क्या होगा का ऑडिट। वोडाफोन है, आइडिया से मर्ज हो गई तो मर्ज एंटिटी कैसी बनेगी, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट। 3420 कंपाइलेशन ऑफ प्रोफोर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन प्रोस्पेक्टस। सपोज मैं एक प्रोस्पेक्टस लेकर आ रहा हूं कुछ फंड्स रेस करने के लिए, और वो मैं इसमें बता रहा हूं कि ये फंड से मैं कोई कंपनी एक्वायर करूंगा, तो फिर सेबी के नियम है जो कहेगा कि प्रोस्पेक्टस में आप बताओ कि अभी आपकी क्या पोजीशन है, जो कंपनी एक्वायर करोगे उसकी क्या पोजीशन है, और एक्विजिशन के बाद क्या पोजीशन होगी। ऐसे प्रोफोर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाने की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की, वो प्रोस्पेक्टस में जाएगी, प्रैक्टिशनर उसको चेक करके उसकी रिपोर्ट लगाएगा, उसके बाद ही वो इंफॉर्मेशन प्रोस्पेक्टस में जाएगी। तो इसमें कुछ टर्म्स हैं जो आपके काम की है। सबसे पहले अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी वोडाफोन अगर आइडिया को एक्वायर कर रहा है और वोडाफोन में मर्ज करता तो अनएडजस्टेड इंफॉर्मेशन किसकी होगी, वोडाफोन की। प्रोफोर्मा एडजस्टमेंट किसके होंगे, आइडिया के सारे फाइनेंशियल्स के। रिजल्टिंग प्रोफोर्मा कॉलम क्या निकल के आएगा, जो थर्ड कॉलम जिसमें टोटल्स आएंगे। और अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या बोली, वो अपन ने डिस्कस की, वोडाफोन के सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो आपके प्रोसीजर्स क्या होंगे, सबसे पहले तो आपको क्राइटेरिया पूछना है कि भैया आप कैसे क्लबिंग करोगे, तो कौन कौन सी असेट लाइबिलिटी इनकम एक्सपेंस जुड़ेगी, क्या वैल्यू पे जुड़ेगी, पॉलिसीज में अगर चेंज है तो कैसे आप पॉलिसीज सिंक्रोनाइज करोगे, तो क्राइटेरिया। Second, then you will have to obtain an understanding of how the responsible party has compiled the proforma financial information. That means responsible party कौन है, जो prospectus जारी कर रही है। उससे पूछेंगे कि आपने कैसे प्रिपेयर किया है, और बस उसने जो प्रिपेयर किया उसके सोर्स डेटा की अप्रोप्रिएटनेस वेरीफाई करेंगे सारे एसेज में जो अपन ने टेस्ट ऑफ डिटेल्स पढ़े। ये सब करके सारे प्रोफोर्मा एडजस्टमेंट्स हम चेक करेंगे कि प्रॉपर है या नहीं है, और हमारे प्रोफोर्मा कॉलम में जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो सही है या नहीं है। इसमें एक चीज ध्यान रखना कि अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टैंडर्ड का, अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वोडाफोन के या प्रोफोर्मा एडजस्टमेंट्स आइडिया के, दोनों के फाइनेंशियल्स में अगर कोई मॉडिफाइड रिपोर्ट थी, यानी वोडाफोन की खुद की मॉडिफाइड ओपिनियन है ऑडिटर की स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, या आइडिया की है मॉडिफाइड, तो एक समस्या है बहुत बड़ी। क्या समस्या है, फिर आपको सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा कि क्या हम ये असाइनमेंट एक्सेप्ट कर भी सकते हैं या नहीं, क्यों, क्योंकि दोनों की खुद की इंफॉर्मेशन ही मॉडिफाइड है। तो स्टैंडर्ड बोलता है यू विल हैव टू इवैल्यूएट वेदर यू शुड एक्सेप्ट दिस असाइनमेंट और नॉट, एंड देन यू विल हैव टू गिव अ रिपोर्ट। ये भी अदर अश्योरेंस असाइनमेंट है 3420। आखिरी के दो स्टैंडर्ड 4400 4410 रिलेटेड सर्विस पे बहुत सिंपल है। इसमें 4410 इंपॉर्टेंट है। 4400 बात करता है अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स की, 4410 बात करता है कंपाइलेशन की। सबसे पहली चीज समझ लो, दोनों के दोनों स्टैंडर्ड्स में रिलेटेड सर्विस है, यानी ऑडिटर कोई ओपिनियन नहीं दे रहा। हम यहां पे सिर्फ मैनेजमेंट की मदद कर रहे हैं उसके काम करने में, लेकिन उसके काम पे कोई ओपिनियन रिपोर्ट नहीं दे रहे, यानी इंडिपेंडेंस रिकमेंडेटरी। सेकेंड, 4400 अग्रीड अपॉन प्रोसीजर में क्या होता है, मैनेजमेंट हमको बोलता है कि यार स्टॉक काउंट करके दे दो,
देखो स्टॉक का पूरा ऑडिट करना है ना, तो फिर ये ऑडिट ऑफ सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या सिंगल आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 805 में जाएगा। पर सिर्फ स्टॉक काउंट करके बता दो कितना काउंट है, तो ये यहाँ आएगा। फिक्स एसेट काउंट कर दे, यहाँ आएगा। डेटा रिकनसाइल कर दो, यहाँ आएगा। बैंक रिकनसाइल कर दो, यहाँ आएगा। यहाँ मतलब 4400 अग्रीड अपॉन प्रोसीजर। अब इसमें झगड़े क्या होते हैं? मैनेजमेंट ने हमको बोला यार स्टॉक काउंट करके दे दो, हमने कर दिया, स्टॉक काउंट रिपोर्ट दे दिया। मैनेजमेंट ने बोला यार कंपेयर तो करो एक्चुअल और इसमें कितना डिफरेंस है। हमने बोला चलो वो भी करके दे दिया। फिर बोला यार डिफरेंस आ रहा है, कारण तो पता करके दो। हमने यार ऐसा थोड़ी ना होता है। फिर हमने वो भी ढूंढ के दे दिया, तो बोले यार बुक में एंट्री करवा के सही तो करा दो। हमने बोला जान ले लो 10,000 रुपए में ऑडिट फीस, रिलेटेड सर्विस की फीस दी 10-20 हज़ार रुपए और काम इतना करा रहे। इसलिए एसआरएस बोलता है कि इन एंगेजमेंट में सबसे पहले आप एक एंगेजमेंट लेटर में सारे प्रोसीजर लिस्ट करा लो। मैनेजमेंट बोलता है सिर्फ काउंट करके देना है, तो सिर्फ काउंट करके देना लिखवा लो। वो बोलता है नहीं, काउंट भी करो, कंपेयर भी करो, डिफरेंस भी निकालो, कारण भी पता करो, एडजस्ट भी करो, बुक्स में सही करके दो। हम बोलेंगे सब कर देंगे, पैसे लगेंगे सबके, दे दे 5 लाख रुपए इसके, सब कर देंगे। तू बोल 2 साल तक करके देंगे। तो इसमें सिर्फ क्या होता है, एंगेजमेंट लेटर में सारे प्रोसीजर्स लिखते हैं, उस पर चेक करके जो रिपोर्ट बनती है ना वो प्रोसीजर वाइज बनती है। तो रिपोर्ट कैसी बनती है? अकाउंटेंट्स रिपोर्ट ऑन स्टॉक वेरिफिकेशन। We've been appointed to conduct following audit procedure, following procedures. सबसे पहला counting of the stock. Second, comparing it with the books record. Third, identifying differences and its reason. Fourth, passing rectification entries in the books. फिर हम लिखते हैं that we conducted our engagement and following our observation with respect to procedure number 1, stock count given in annexure 1, वहाँ पे count. Procedure number 2, comparing stock with book records, we found differences which are given in annexure 2. Adjustment of book stocks, so then we give adjustment, or annexure 2 column 6 gives the way we have adjusted these differences. यानी क्या आएगा, सारे प्रोसीजर लिस्ट में आएंगे और उन प्रोसीजर में एक एक प्रोसीजर पे आपकी रिपोर्ट अलग अलग बनेगी, उसके अनेक्शर्स या नोट्स लगा के आप इसको रिपोर्ट दे दोगे। ये तरह की रिपोर्ट बनती है 4400 में। और 4410 होता है कंपाइलेशन एंगेजमेंट्स। कंपाइलेशन एंगेजमेंट्स में हम लोग क्या करते हैं, हमें मैनेजमेंट अपॉइंट करता है कि भाई मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें कंपाइल करके दे दो। यहाँ पे मैं ऑडिटर नहीं हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ मैनेजमेंट के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपाइल करके उसको दे रहा हूँ। यानी यूँ समझ लो मैनेजमेंट ट्रायल बैलेंस देगा और मैं उसको से एज पर शेड्यूल 3 डिवीजन 1 बना के दे दूंगा। सपोज कंपनी पे पहली बार इंडेस लगे तो कंपनी ने बोला कि यार हमको है ना डिवीजन 2 का फॉर्मेट नहीं आता, हमारे सीए के कोर्स में भी नहीं था, उसको भी नहीं आता, और उसने है ना सार्थक सर के अमेंडमेंट लेक्चर्स भी नहीं देखे, वहां पे भी नहीं आता, और यूट्यूब पर है ना वो दिखा नहीं रहे। तो हमने बोला कोई दिक्कत नहीं, हम है ना, हम तो पढ़े हुए सर से, एफआर भी पढ़े थे, हमको आता है डिवीजन 2, कोई दिक्कत नहीं, आप बोलो बना देंगे, पैसे बोलो सब करेंगे। तो हमको बोला है एज पर डिवीजन 2 जो इंडेस पे लगता है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर्म करके दे दो। हमारा काम ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, इसे बोलते हैं कंपाइलेशन। दोस्त सुन लो, कंपाइलेशन में आपका काम सिर्फ कंपाइल करना है। तो आप क्या रिपोर्ट दोगे? हाँ दोगे, पर रिपोर्ट में आप लिखोगे अकाउंटेंट्स रिपोर्ट, ऑडिटर रिपोर्ट नहीं। साफ लिखना कि वी वर एंगेज टू कंपाइल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर गिवन रिकॉर्ड्स, वी हैव नॉट वेरीफाइड द रिकॉर्ड्स, नीदर इज दिस एन ऑडिट, we've just compiled the financial statement as per the applicable framework. आपकी जिम्मेदारी यहाँ पे ये है कि ए, जो डेटा आपको दें उस डेटा से जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आपको बताया गया है उसके अनुसार उसको प्रेजेंट और प्रिपेयर करें। सारे डिस्क्लोजर्स जो जो आना चाहिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या इंडेस के या कंपनीज एक्ट के, वो सब उसमें आ रहे हैं या नहीं, ये इंश्योर करें। सर हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पालन चेक करना है क्या? सिर्फ प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर, अकाउंटिंग सही है या नहीं ये सब चेक नहीं करना। पर सर ऑडिट के दौरान अगर हमें कोई गलती मिल जाए कि कंपनी का स्टॉक का वैल्यूएशन की पॉलिसी है स्टॉक इज वैल्यूड एट मार्केट प्राइस, या हमने देखा कि कोई एक्सपेंस का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, मैनेजमेंट से पूछा तो उन्होंने बोला यार डिफरेंस आ रहा था तो इसमें डाल दिया।
अगर आपको कोई एपरेंट मिसस्टेटमेंट दिखते हैं तो फिर आप छोड़ नहीं सकते, फिर आपको बोलना पड़ेगा मैनेजमेंट को इसको करेक्ट करो। अगर वो कर दे तो ठीक, नहीं करे तो या तो विड्रॉ कर लो या फिर आपकी रिपोर्ट मॉडिफाई होगी जिसमें आप बोलोगे कि हमने डेटा गिवन से कंपाइल तो किया है लेकिन मैनेजमेंट की अकाउंटिंग पॉलिसीज अप्रोप्रिएट नहीं है या उसके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के पालन नहीं हुए हैं, लेकिन हमने उसे वेरीफाई नहीं किया है क्योंकि हमारा काम सिर्फ कंपाइलेशन का है। यानी ऑल इन ऑल आप कंपाइल करोगे, एज पर फ्रेमवर्क बनाओगे, इस पूरे प्रोसेस में कुछ गलती अगर मिली आपको तो फिर आप अपनी रिपोर्ट मॉडिफाई कर दोगे। दिस इज कंपाइलेशन SRS 4410। और दोस्तों इसी के साथ हमारा महा रिवीजन कंक्लूड होता है। वी कंप्लीटेड ऑल द स्टैंडर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम 200 इंक्लूडिंग SQC1 covered in SA 220 till SRS 4410. I have kept a few things short and we've just quickly wrapped it up. Wish you very very good luck for your exams and hope you do really well। जिस दिन आपके रिजल्ट्स आए, अगर लेक्चर थोड़े भी आपके काम आए हों तो उस दिन एक धन्यवाद हमें दीजिएगा। आपके रिजल्ट सुन के जितनी खुशी आपको होगी उससे कई ज़्यादा खुशी हम लोगों को, हम शिक्षकों को होती है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए और आशा करते हैं कि हम अगली बार मिलेंगे फास्ट करियर्स के हमारे प्लेसमेंट में। विशिंग यू द नेक्स्ट 25 lakhs ऑफ पैकेज एंड इवन मोर। थैंक यू वेरी मच। सार्थक जैन।